हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा खासा वेटेज होता है डब्ल्यूबीजेई के एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप एक डब्ल्यूबीजेई एस्पिरेंट हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना ज्यादा वेटेज है ना, टाइम भी आपको उतना ही लगता है करने में। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खुद के 4-5 चैप्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अपन स्ट्रेट लाइन, आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करने वाले हैं। देन आफ्टर आपको सर्कल पढ़ेंगे, देन आफ्टर पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे। और सभी चैप्टर्स अपने आप में बहुत ही लेंथी होते हैं, कोई भी चैप्टर छोटा नहीं है। जैसे स्ट्रेट लाइन की बात करें, इसमें ही 4-5 लेक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने में भी आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। साथ में ये कंफ्यूजिंग भी बहुत होता है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को करना। तो आज से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट करेंगे तो मैं एक बात आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं। देखो, इसमें टाइम लगेगा तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आपको कब कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। अपन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पसंद आ रहे हो क्लासेस तो प्लीज लाइक कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर करो। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जी, अपना टेलीग्राम चैनल, आई होप कि आप सभी लोग ज्वाइन हो चुके होंगे। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप है स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप लोगों ने क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल का ग्रुप इनरोल नहीं किया तो जाके हो जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिखेगा। सिर्फ 99 प्राइस है। और एक और फीचर मैंने ऐड कर दिया है, दैट इज मैं अब स्पेशल गूगल मीट रख रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, गूगल मीट सेशंस, जिसमें मैं पर्सनली सभी स्टूडेंट से बात कर रहा हूं कि कैसे उनकी प्रिपरेशन चल रही है, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए उनको। अगर कोई स्टूडेंट एक एवरेज है तो उसको कैसे अच्छा स्कोर कर सकता है वो डब्ल्यूबीजेई के अंडर। तो मान के चलो, अगर आपकी एक प्रिपरेशन मान लो 10,000 रैंक के लिए, अब भी अगर ये आप इनरोल होते हो इसमें, तो आप इतना मान के चलो कि आपकी जो प्रिपरेशन अब भी है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जाके एनरोल हो जाओ। प्राइस सिर्फ 99 रुपीज है। कमेंट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म्स दिख जाएगा, फिल करना, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। ओके, चले अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। कार्टेशियन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा चैप्टर का नाम, तो स्ट्रेट लाइन तो दिखेगा ही दिखेगा। तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा मतलब सर डायग्राम दिखेगा। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि पूरा खेल डायग्राम का होगा। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम बना लिया, 50% क्वेश्चन उनका वहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अभी तक अपन जितने भी चैप्टर्स कर रहे थे, सीक्वेंस सीरीज किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया, बाइनोमियल थ्योरम किया, डायग्राम नहीं आ रहा था मेरे को। ठीक है, फिगर बनाने की, फोटो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब एक ऐसा चैप्टर्स आ गया है ना मेरे सामने, जिसमें फोटो बनाना बहुत कंपलसरी होगा, डायग्राम आपका बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर, ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम कुछ नहीं होता। अभी तक जिसको आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बोलते थे ना, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाना ही अपने आप में कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो देखना मैंने कैसे लिखा है कि कभी भी कार्टेशियन सिस्टम होता है तो किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा सर, इतना तो मेरे को अभी भी पता था। स्पेशल क्या है इसमें? तो ये इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सीखना, बिल्कुल फोकस रहना क्लास में। इधर उधर अगर दिमाग लगा रहे हो बिल्कुल छोड़ देना, पूरा मेरे साथ रहना क्लास में। ठीक है, अच्छा सर, अगर आप किसी पॉइंट को बोल रहे हो तो पॉइंट कहीं भी एज्यूम कर सकते हो। हाँ, मान जो सर आप यहां एज्यूम कर लिया एक्स कॉमा वाई को, आपका मन किया यहां पे आपने यहां एज्यूम कर लिया एक्स कॉमा वाई को। ठीक है, अच्छा, अब सीखना है एक्स कॉमा वाई मतलब क्या हुआ। इस एक्स कॉमा वाई का मतलब हुआ कि जो पाला वाला है ना, पाला वाला, मैं इसको पाला वाला बोलता हूं, इसको दूसरा वाला बोलूंगा। ठीक है, इसको अपन एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसलिए सर एक्स से दिखाया है। हाँ, मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। हाँ, इसलिए आज के दिन एक्स से दिखा दिया है उसको। लेकिन कल को अगर 2,3 दे दिया तो आप क्या समझोगे? पहला कौन है? 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट है। बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा, इसलिए आप बोर फील मत करना। उन स्टूडेंट जो पहली बार स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा बेसिक होगा। ऐसी बातें करेंगे जो आप 9th-10th में पढ़ चुके हो, लेकिन उसको डिटेल में बात करेंगे। अभी तक आपने उस लेवल पे जाके नहीं सीखा होगा एक्स कॉमा वाई को, वो लेवल से आप सीखने वाले हो। तो एक एक बात जो मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा ना, मैं हमेशा बोलता हूं जो बेसिक लेक्चर होगा वही आपको अपकमिंग लेक्चर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसमें काम में आएगा। ठीक है, अच्छा, तो सर आप जरूर वाई से दिखा रहे हो तो जरूर इसके पीछे भी एक रीजन होगा, क्या कि इसको वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे होंगे। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अगर आप इसको एक्स बोल रहे हो ना,
तो इसका मतलब सिंपल है कि एक आप फिक्स कोई पॉइंट कर लोगे, मैंने इसको फिक्स पॉइंट कर लिया। अच्छा, इसकी खासियत क्या होगी सर? इसकी खासियत ये होगी कि ये जो लाइन होगा ये भी अपने आप में एक लाइन है, क्या? एक्स एक्सिस। मतलब सर जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होगी उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, हाँ। और जो वर्टिकल वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन जो मेरे को दिख रही है, ये वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दुनिया उनको बोलती है 0,0 और अपन उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है? अच्छा, तो जितने भी डिस्टेंस से लिए जाते हैं, जितने भी सारे के सारे ओरिजिन से लिए जाते हैं। ठीक है? एक मिनट सर, आगे की बात समझाओ। अगर ये एक्स है पॉइंट, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो एक्स है। अच्छा, और वाई एक्सिस से जो दूरी है, एक्स एक्सिस मतलब जो हॉरिजॉन्टल दूरी है इसकी ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल दूरी है वो एक्स है, और इसी ओरिजिन से जो वर्टिकल दूरी है उसकी, ये वाली, ये वाई है। ठीक है? तो कितने लोगों को समझ में आया? जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल। ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुई वो एक्स कोऑर्डिनेट हुई, और ओरिजिन से जो वर्टिकल डिस्टेंस हुई, ऊंचाई वाली, उसको अपन वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, तब एक बच्चे को समझ में आया सर 2,3 का मतलब हुआ कि जो ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, वो 2 होगी, हाँ। और इसी ओरिजिन से जो वर्टिकल वाली दूरी होगी, ऊंचाई वाली, वो 3 होगी, हाँ। 2,3 का मतलब समझ में आ गया आज के दिन, एक्स को वाई का मतलब समझ में आ गया। ठीक है? अच्छा, आगे की बात करता हूं। ठीक है? साइन ऑफ एक्स वाई इन ऑल कोऑर्डिनेट, बोला गया कि अगर पहले कोऑर्डिनेट में पॉइंट लाई करेगा तो उसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर आप 2,3 को रखना चाह रहे हो तो बिल्कुल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखो। ठीक है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, फर्स्ट। ठीक है? तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में आप रखो प्लस पॉजिटिव को, दोनों पॉजिटिव हो। अच्छा, इसमें अगर देखोगे तो इधर अगर एक्स पॉजिटिव है ना, तो इधर एक्स नेगेटिव हो जाता है। तो जब एक्स नेगेटिव और वाई अभी भी ऊपर वाला है, तो अगर एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो तो दूसरे कोऑर्डिनेट में रखो। ठीक है? अच्छा, तीसरे में बात करें तो तीसरे पॉइंट में अगर कोई पॉइंट लाइक किया ना, तो उसका एक्स भी इधर है वाई भी नीचे है, तो इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा, कौन दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे सर? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, हाँ। मतलब सर अगर मेरे को किसी ने -2, -3 को बोल दिया रखो, तो कहीं ना कहीं मैं तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में रख रहा हूँ, हाँ, तीसरे वाले एरिया में, हाँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरे वाले डब्बे में रख रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, इसमें बताओ सर, इसमें देखो तो एक्स इस साइड है तो पॉजिटिव, और वाई तो अपना नीचे है तो नेगेटिव। तो एक बच्चे को क्लिक कर गया कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये जो एरिया है ना एक्स एक्सिस का, ये पॉजिटिव एरिया है, हाँ, और ये जो एरिया है एक्स एक्सिस का, ये अपने आप में नेगेटिव एरिया है, हाँ। ये सर ऊपर वाला एरिया जो वाई एक्सिस का, ये पॉजिटिव एरिया है, हाँ, और जो नीचे वाला एरिया है ये अपने आप में नेगेटिव एरिया है, हाँ, यही बोलना चाह रहा हूं। ठीक है? यही। अच्छा, आगे की बात बताता हूं। कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई नॉर्मल होंगे, जहां पे एक्स का मतलब क्या होगा बताना मेरे साथ, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल दूरी। वाई क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है? इतना मेरे को समझ में आ गया सर। अच्छा, इतना समझ में आ गया, तब तक बनाने वाले ने एक और सिस्टम बना दी, पोलर सिस्टम, जिसका काम अभी बस पढ़ने में है। अपन जो फॉलो करते हैं वो कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करते हैं, इसलिए पहले लाइन में लिख दिया वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पूरे चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में, एलिप्स में, हाइपरबोला में सर अपन ये एक्स वाई ही फॉलो करेंगे, हाँ, ये नहीं फॉलो करेंगे, नहीं। तो फिर ये क्यों है? इस टॉपिक से कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पढ़े हुए होने चाहिए तभी तो कर पाओगे ना। अच्छा, इसमें बोला है कि कभी भी जिसको आप एक्स वाई बोल चुके हो वो एक्स वाई कार्टेशियन में है, अगर पोलर में दिखाना होगा तो उस एक्स वाई को हटा के आर थीटा से रिप्रेजेंट करोगे। तो बच्चे ने तुरंत ही क्वेश्चन पूछ दिया कि सर ये आर क्या है और ये थीटा क्या है, क्योंकि एक्स वाई तो सर आपने बता दिया, एक्स का मतलब क्या? ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल दूरी, बार बार बोलूंगा, और वाई मतलब क्या? ओरिजिन से वर्टिकल दूरी, ऊंचाई। इतना सर मेरे को समझ में आ गया था कार्टेशियन सिस्टम में। पोलर सिस्टम में आर थीटा क्या है? आर है आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 0,0। सर अभी भी तो वही था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 0,0, हाँ, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल था और वर्टिकल था, दोनों में डिफरेंस है सर, हाँ। दिखाना सर मेरे को डिफरेंस दिखाना, अब भी दिखाता हूं डिफरेंस आपको। अगर मैं बोलता हूं ये कोई पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम पढ़े हो तो एक्स वाई बोलोगे, हाँ। तब तक सामने वाले ने बोला कि तू जब ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहा था तो ये डिस्टेंस ले रहा था, हाँ, जब तू वर्टिकल ले रहा था तो ये वाला डिस्टेंस ले रहा था, मतलब तू ये वाला डिस्टेंस ले रहा था वर्टिकल डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस ले रहा था, ये वाला भी बोल देता हूं। अरे ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होगी ना आपस में, ठीक है? तो ये वाली दूरी को तू बोल रहा था कि एक्स डिस्टेंस है, हाँ,
और ये वाले डिस्टेंस को बोल रहा था वाई डिस्टेंस है। अच्छा, तो ये आर क्या है? ये ओरिजिन से डायरेक्ट इस पॉइंट की दूरी है। ये ओरिजिन है आपका और ये पॉइंट है आपको, तो ये यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल दोनों को जोड़ने वाले डिस्टेंस है। ये 0,0 है अपना। तो सर ये आर है? हाँ ये आर है, ठीक है ये आर है। अच्छा, तो ये तो सर अपना एक्स था। हाँ ये तो अपना एक्स था, ठीक है। थीटा क्या है सर? तो लिखा थीटा एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब ये लाइन ज्वाइनिंग करने का मतलब कि ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बनता हुआ एंगल को इसने बोला थीटा, ठीक है। अभी मैं, बहुत सारे लोग डिस्टेंस फॉर्मूला दिख गया उनका डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा हूं तो अभी बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। कितने लोग पता है ये वाली दूरी y, ये वाली दूरी x, तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चे बच्चे को दिख गया तो उसने बोला सर r तो कुछ नहीं है, r को लिखना चाहूं तो कार्टेशियन वाले से लिख सकता हूं अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो, अरे पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में सोच गए होगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का भी काम आ गया सर। हाँ, अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ाई थी इसलिए मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला पे जंप भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा, तो सर थीटा कैसे निकलेगा? थीटा के बारे में बताओ, क्योंकि मेरे को आर और थीटा निकालना है। सामने से वो कार्टेशियन सिस्टम का एक्स कोमा वाई देके चला जाएगा। हाँ, तो आर तो मैंने निकाल लिया कि आर कुछ नहीं है, वो अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब 2,3 देगा सर। तो आर निकालते टाइम में अंडर द रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दूंगा। हाँ, थीटा निकालते हैं। आइए, अगर मैं थीटा निकालने गया तो एक बच्चा दिमाग लगाता है थीटा माने वो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री याद आ जाता है उसको। तो एक बच्चे ने बोला कि इस ट्रायंगल में ही थीटा है, कहीं ना कहीं ये हाइट है, हाँ सॉरी परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जब भी परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना तो टैन थीटा को बच्चा याद करता है, तो उसने लिखा टैन थीटा, ठीक है, उसने लिखा टैन थीटा। उसको पता है टैन थीटा तो परपेंडिकुलर माने ये वाई है, हाँ, और बेस उसका कहीं एक्स है, तो उसको पता चल गया थीटा कुछ नहीं है बल्कि टैन इनवर्स वाई बाई एक्स है, ठीक है। तो आर कोमा थीटा में उसने आर भी निकाल लिया और थीटा भी निकाल लिया, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन करेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ 3,√3। अगर इसका पोलर कोऑर्डिनेट पूछा है तो ये अपने आप में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा तो मैं तो इसको एक्स बोलूंगा, ठीक है। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। ये आपको आदत डालनी पड़ेगी, पहले वाले को x दूसरे वाले को y, या पहले वाले को x1, चूंकि फिक्स्ड पॉइंट है इसलिए x1 बोल दो और y1 बोल दो। क्या बोला सर, क्या बोला? ये सभी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर वेरिएबल पॉइंट है तो उसको x, y बोलेंगे, मतलब वो कहीं भी घूम सकता है। और अगर किसी पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया 3,√3, तब नाम देना x1 और y1। ये चीजें आपको अभी से दिमाग में फिट करता जा रहा हूं, ठीक है। x1, y1, ओके सर, ओके। एक मिनट, अब मैं सर r निकालने जाऊंगा तो इस पॉइंट के लिए मेरा r क्या हो जाएगा? अंडर द रूट में, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल से इसकी 3 दूरी होगी और वर्टिकल दूरी √3 होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माने 3 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये r आप लोगों ने निकाल लिया, कितना हो गया? 3 3 9 और 9 + 3 तो √12 हो गया, ठीक है, ओके। थीटा की बात कर लेते हैं सर। थीटा कैसे निकलेगा? थीटा अब भी निकला tan इनवर्स y अपॉन में x, मतलब दूसरा वाला, दैट इज आपको √3 अपॉन में 3, ठीक है। तब तक एक बच्चे ने कैंसिल किया तो ये 1/√3 हो गया, और tan इनवर्स 1/√3 बच्चे को पता है 30 डिग्री होता है, तो π/6। तो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट उसको पता चला ना कि बेटा इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो r, थीटा होता है, दैट इज आपको √12, π/6, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, आइए। अब कल को पोलर कोऑर्डिनेट देके चला गया और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछ दिया तो मेरे को इतना पता है कि अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट है ना तो ये r है। पहला वाला आर होता था ना, पोलर कोऑर्डिनेट में आर कोमा थीटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स कोमा वाई, हाँ, और ये थीटा है, ठीक है। सर आर कोमा थीटा दे दिया, अब एक्स कोमा वाई कैसे निकालूं? एक बच्चे ने बोला सर आर इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, तो आर इज इक्वल टू कहीं 2 होगा, 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इससे कभी एक्स और वाई निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो फिर कैसे निकालू सर? सर एक्स कोमा वाई दिया होता था तो मैं आर निकाल लेता था, थीटा भी निकाल लेता था, अब भी निकाला, ठीक है। अभी निकाला कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो मैं पोलर में बदल सकता हूं, पोलर में दे दे तो कार्टेशियन में कैसे बदलूंगा उल्टा? उसके लिए सीखते हैं कॉन्सेप्ट। आइए इधर दिमाग लगाते हैं इस पे। अब की बार उसने पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, माने उसने कहीं ये कोऑर्डिनेट r, थीटा दिया है, ठीक है। ये वाला अब की बार मेरे को पता है,
अब की बार वो पॉइंट को बोल रहा है कि तू आर कॉमा थीटा है। अगर तू आर कॉमा थीटा है तो मैंने अभी अभी पढ़ा कि ओरिजिन से इसकी दूरी डायरेक्ट वाली दूरी आर होगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली नहीं, डायरेक्ट डिस्टेंस आर होगी। ठीक है, अच्छा, और थीटा क्या होगा? थीटा ये होगा। हाँ, इतना तो मैं पढ़ के आ रहा हूं। अगर मैंने, अब मेरे को फील आ गई इस ट्रायंगल की, अगर इस ट्रायंगल की फील आ गई तो कितने लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ के आ रहे हैं कि अगर ये आर है ना तो इसकी परछाई जब पड़ेगी हॉरिजॉन्टल पर, ये थीटा है तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगी। अरे इतना आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मुझे उम्मीद है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, और इसकी जो वर्टिकल परछाई पड़ेगी मतलब ये वाला साइड, ये आर साइन थीटा होगा। और सर एक्स वाई तो यही होता है ना, एक्स मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको एक्स कोमा वाई बोलूं, एक्स से पूछूं तो क्या है, तो एक्स बोलेगा मैं जो हूं वो ओरिजिन से डायरेक्ट दूरी नहीं हूं, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल दूरी हूं। अच्छा, और हॉरिजॉन्टल दूरी तो आर कॉस थीटा है, माने एक्स जो है अपना वो आर कॉस थीटा है। अच्छा, वाई पूछो, वाई मैं क्या हूं? तो मैं जो हूं वो वर्टिकल दूरी हूं ओरिजिन से, तो ये मेरी ओरिजिन। सर तो यहां से क्यों ले रहे हो? अरे यहां से लू ये दूरी या फिर यहां से लू ये दूरी, इक्वल ही होगा ना। अरे आपके कहने का मतलब कि आपको यहां से सर यहां तक लेना चाहिए, हाँ, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना। इतना दूर मैं चलते रहूं तो सभी डिस्टेंस बराबर होगा ना। ये तो आपको नॉर्मल सीखना पड़ेगा कि ये आर कॉस थीटा है तो ये भी आर कॉस थीटा होगा। ठीक है, अच्छा, आर कॉस थीटा, तो वाई अपने में क्या हो जाएगा सर? आर साइन थीटा। तब जाके बच्चे को समझ में आया कि अच्छा, आर और थीटा दे गया तो ऐसे सोचना है, हाँ, ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना है तो कहां निकाल पाओगे। तो अगर वो आर चला दे दिया तो मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं बल्कि आर कॉस थीटा, मैंने 2 कॉस पाई बाई 2। ठीक है, थीटा के नाम पे पाई बाई 2 दे रखा है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन पाई बाई 2। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री भूले नहीं तो cos पाई बाई 2 मैंने cos 90 होता है, बड़े पे छोटा मैंने 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। और y 2 साइन पाई बाई 2 मैंने बड़े पे बड़ा होता है तो 1, तो 2। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 0,2 आ गया। कर लोगे, सब बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हो सकता है अगर आपकी किस्मत सही रहे तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब मूव करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया उनको थोड़ी बोरिंग लगेगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा, जो पढ़ भी चुके हैं वो भी कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। देखो इसमें ना अपने आप में हर एक डेरिवेशन चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया या कोई सा भी जो मैं कराऊंगा वो आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन को भी वैसे ही सोचना है, क्वेश्चन कोई नया नहीं होगा, वो भी वैसे ही सोचना है। ठीक है, आइए सोचते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कहने का मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट के बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा सर तो रैंडमली कोई से भी दो पॉइंट की दूरी, हाँ, अगर मैंने बोला ये एक मेरा पॉइंट है ए, तो अगर ये फिक्स पॉइंट है तो अभी भी मैंने आपको बोला था फिक्स पॉइंट को कैसे बोलते हैं? x1, y1 से। ठीक है, एक और मैं कोई दूसरा फिक्स पॉइंट ले लिया x2, y2। क्यों सर x2, y2 क्यों बोला, x1, y1 क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं बोला हूं जब भी फिक्स पॉइंट होगा तो उसको नाम देंगे। पहला था x1, y1 बोल दिया, दूसरा था x2, y2 बोल दिया। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। सवाल वाला क्या मांग रहा है मेरे से? सवाल वाला पूछ रहा है इनके बीच की दूरी बता दो, हॉरिजॉन्टल वाली की वर्टिकल वाली? डायरेक्ट वाली। सर आज के दिन मेरे को ये पता चला जाके कि डिस्टेंस भी तीन प्रकार का होता है, हाँ, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये निकालते हैं। तो देखो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में यू बोलू पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टिप्स लेते आना मेरे से क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला टिप नंबर 1 आज के दिन देता हूं। जैसे कि आप देखते हो कि सीबीआई वगैरह पुलिस जो होता है इन्वेस्टिगेशन करती है, तो क्या करती है? सबसे पहले क्या करती है कि जो भी प्लेस होगा, जैसे मान लो किसी का मर्डर वगैरह हुआ है, तो अगर उस प्लेस पे जाएगी तो सबसे पहले क्या करेगी? एविडेंस कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर एविडेंस कलेक्ट करेगी, एविडेंस कलेक्ट कर ली, फिर उसको पेश करेगी जब वो कोर्ट में जाएगा तो। ठीक है, ये काम करती है ना, यही काम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना है। यही काम करना है सर, एविडेंस कलेक्ट करना है, हाँ, एविडेंस कलेक्ट करना, हाँ। क्वेश्चन वाले ने एविडेंस के नाम पे सिर्फ दो ही चीज दिया। देखो मैं आपको दिमाग खोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको यही काम करना है, कलेक्ट द एविडेंस देन गिव देन शो इट। ठीक है, मतलब फिर दिखाना है आपको उसको, देन यूज इट बोल देता हूं, फिर आप उसका यूज करो। सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट किया, देन यूज इट, फिर उसका यूज करेंगे। तो एविडेंस के नाम पे मेरे पास दो ही चीज है, एक x1 y1 है, एक x2 y2 है। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा x1 तुम क्या हो,
तो ये बोलेगा मैं तो अभी अभी सीख के आ रहा हूं, मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी हूं, हॉरिजॉन्टल दूरी हूं मैं ओरिजिन से। अच्छा, और अगर मैं y1 से पूछूंगा y1 तुम क्या हो, तो ये बोलेगा ओरिजिन से मैं वर्टिकल दूरी हूं। तो मैं यहां से यहां तक बोलूं या यहां से यहां तक बोलूं, बात तो वही है ना, ये y1 है मेरा, ठीक है। अच्छा, अब मैं x2 से बात करता हूं। अगर मैंने x2 से पूछा x2 तुम क्या होती है, बोलेगा मैं भी तो वही हूं ना, ओरिजिन से यहां तक की हॉरिजॉन्टल दूरी। एविडेंस अभी मैं दे रहा हूं, एविडेंस क्या क्या है उसको कलेक्ट कर रहा हूं, x2। और y2 अगर मेरे से कोई बच्चा पूछेगा तो ये है y2, हाँ ये है y2, तो ये मेरा हो गया y2, ठीक। मेरे को एक ट्रायंगल की फील आ गई कि सर अगर इन दोनों पॉइंट की बात कर रहा है ना, तो इनसे मिलता हुआ ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसको ए बोला था क्वेश्चन वाले ने, इसको बी बोला था, मैं अपने घर से चल के इसको सी बोल देता हूं। तो अगर आपको दिखाऊं इन ट्रायंगल एबीसी, तो अब मेरे को एविडेंस पता चल गया, अब मैं इसका यूज करने वाला हूं। कैसे यूज करने वाला हूं, एबीसी में एक कोई ना कोई बोलेगा कि जाओ यूज करो, तो यूज करने टाइम भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे यूज करूं इसका। एबीसी एक ट्रायंगल दिखी, राइट एंगल ट्रायंगल दिखी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक ही बात होता है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, अरे डिस्टेंस के नाम पे तो एक ही जाल होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो आपको चाहता तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के चला जाता, मेरा टाइम बचता, कुछ नहीं होता, आपका भी टाइम बचता। लेकिन अभी से बोल रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर से मैं आपका वो तैयार कर रहा हूं आपको कि हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन कर लो। नहीं तो पढ़े तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं, बहुत जगह से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कहां होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का अप्रोच सिखा रहा हूं आपको। क्या बोला, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, फिर यूज करती है, ठीक है। तो आपको भी वही कुछ काम करना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में स्पेशली, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी में देखा, ये तो डिस्टेंस के नाम पे बात कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो मैंने तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम एक बच्चा लगाएगा तो उसको पता चलेगा ये ए बी, यही तो मेरे को चाहिए था, ए बी तो चाहिए था, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ए बी है। तो मैं लिखूंगा ए बी का स्क्वायर, और यही मेरे को चाहिए, ए बी मेरे को चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू में आपको पता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का, सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दूरी कैसे निकालू सर, ये वाली। तो कितने लोग मेरे को बता देंगे ये वाली दूरी, अगर आप सोच गए होगे, अगर ये पूरा y2 है और ये अपने आप में y1 है, ये पूरा y2 है और ये अपने आप में इतना सा पार्ट y1 है, तो क्या इसको y2 माइनस y1 बोल दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं। देखना दूसरे में से पाला घट रहा है, y2 माइनस y1 हो रहा है, y1 माइनस y2 नहीं हो रहा। अच्छा, ये भी सीखना है, हाँ ये भी सीखना है। और इसको बोल दूं इसको, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, यहां से यहां तक की दूरी x2, यहां से यहां तक की दूरी x1, तो ये वाली दूरी कहीं मैं आपको बोल दूं x2 माइनस x1, तो तकलीफ नहीं होगी। बहुत ध्यान से देखो तो ये चीज तो आप कभी ऑब्जर्व भी नहीं करते कि दूसरे में से पाला घट रहा है, पाले में से दूसरा नहीं घट रहा। तो इसीलिए इसको लिख देता हूं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर मेरे को ए बी चाहिए था, थोड़ी ना ए बी का स्क्वायर चाहिए था, तो मैं ए बी लिख दूं, ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आ रही है कहानी समझ में? तो ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। तो बहुत ध्यान से देख रहे हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला में डायरेक्ट याद करने का, मैं तो याद करने का भी तरीका सिखा देता, तो फॉर्मूला कभी मत याद रखना। अंडर द रूट में ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का घटाव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को आपने सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, सबट्रैक्ट द एक्स कोऑर्डिनेट, सबट्रैक्ट द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा सर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टार वाला कौन सा बात है जो मेरे को ध्यान रखना है हर बार, दूसरे में से पहले को घटाना है। अच्छा, हाँ, लेकिन सर पहला और दूसरा मानना तो अपने ऊपर होता है, हाँ पहला और दूसरा मानना अपने ऊपर होता है, लेकिन जिसको आपने दूसरा माना एक्स में, वाई में भी उसी को दूसरा मानना होगा। नहीं क्लिक किया सर, जिस मान जो 2,3 और 4,5 है, तो अगर आपने 2 माइनस 4 किया ना, तो अगली बार भी 2 का ही y कोऑर्डिनेट भी लेना पड़ेगा, मतलब 3 माइनस 5 करना होगा, 5 माइनस 3 मत कर देना। लेकिन सर वो तो स्क्वायर है, वो तो संभाल लेगा, हाँ वो स्क्वायर है वो संभाल लेगा। अरे आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, स्क्वायर है संभाल लेगा। तो फिर इतना क्यों बताया सर कि दूसरे में से, ऑब्जर्व करा रहा हूं आपको,
कि कई बार आपको ये सभी चीजें ऑब्जर्व करना होगा। इसमें कैलकुलेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैलकुलेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए सीखते जाना। मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया कि दूसरे में से पहला घटाना है, फिर मेरे को दिखा रही है तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो संभाल ही लेगा। अगर आप 3 - 5 कर तो -2 होगा, अगर आप 5 - 3 कर तो 2 होगा, दोनों का स्क्वायर तो 4 ही होगा, तो स्क्वायर संभाल लेगा। तो कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटाओ, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट घटाओ, बहुत इजी। तो सब्ट्रैक्ट दी वाई कोऑर्डिनेट यहां पे लिख लोगे। चले आगे बढ़ जाता हूं, सब्ट्रैक्ट दी वाई कोऑर्डिनेट। ओके चले आगे मूव कर जाता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें बात नंबर 1 है कि कभी भी सामने से डिस्टेंस देके चला जाए तो डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो वो फिजिक्स की बात है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। आपको बस इतना करना है कि डिस्टेंस को प्लस में भी यूज करना है, माइनस में भी यूज करना है। मतलब सर अगर उसने बोल दिया कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी 5 है, तो 5 उसके लिए है, मेरे लिए mod 5 है। और आपको पता है mod 5 का मतलब, सॉरी mod 5 बोल रहा हूं, मेरे लिए +5 भी है और -5 भी है, मतलब 5 भी है और -5 भी है। ओके, क्या आपको ये बात समझ में आई? तो यही बोला है नोट नंबर 1 कि इफ डी इज गिवन इन द क्वेश्चन देन अप्लाई प्लस माइनस बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है दूसरा नंबर बात कि डिस्टेंस फॉर्मूला का सबसे तगड़ा यूज जो होता है ना, वो होता है सरकम सेंटर के क्वेश्चन में। सरकम सेंटर क्या होता है सर? सरकम सेंटर को हमेशा मैं बोलता हूं सरकम सेंट्रो। क्या बोलते हैं सर? सरकम सेंट्रो। ई को ओ पढ़ो। क्यों ई को ओ पढ़ो? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, रिप्रेजेंटेड बाई ओ। अच्छा, इसीलिए सर आपने सरकम सेंट्रो पढ़ा, हाँ, याद करने के लिए, क्योंकि वो पता है हर लोग को रिप्रेजेंट करने का पहला सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर के पहले लेटर से, तो इसको सी से करना चाहिए तो बच्चे को सी याद होता है, लेकिन ओ से रिप्रेजेंट कर देता है मैथ वाला, इसलिए मैं बोलता हूं याद करने का तरीका सरकम सेंट्रो पढ़ो इसको, ठीक है। अच्छा, होता है क्या सर, उस पर मुद्दे की बात करते हैं। होता क्या, बोला है कि अगर आप वर्टेक्स से सीधे चले और किसी पॉइंट पे खड़े हो गए, किसी पॉइंट पे खड़े हुए, लेट्स से इस पॉइंट पे आप खड़े हो गए, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे खड़े होकर वर्टेक्स को, सभी वर्टेक्स को जब जोड़ोगे ना, तो सभी वर्टेक्स से जो लाइन को जोड़ रहे होगे वो सभी लाइन बराबर दूरी पे होंगी। क्या बोला सर, क्या बोला? अगर मैं इस पॉइंट पे कोई बच्चा खड़ा हो गया, इधर चलेगा, चाहे इस वर्टेक्स पे चलेगा, चाहे इस वर्टेक्स पे चलेगा, दुनिया बोलेगी कि तूने बराबर ही चला। और अगर तूने बराबर चला तो इसको अपन ओ बोलेंगे, सरकम सेंट्रो, ठीक है। माने सर इस पॉइंट की वर्टेक्स से दूरियां बराबर होंगी, हाँ, तब तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ। कितने लोग मेरे को बताएंगे अगर सरकम सेंट्रो पूछ दिया, मैं सरकम सेंटर नहीं पढ़ रहा हूं, सरकम सेंट्रो पढ़ रहा हूं, सरकम सेंट्रो पूछ दिया, ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे सर, कैसे? अगर उसने एक ट्रायंगल की बात कर दी, जिस ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स दे रखा है, ये बोल रखा है -1,5, ओके, ये बोल रखा है 5,-1, ये बोल रखा है 6,6। अब मेरे को इतना पता है कि अगर ये पॉइंट है सरकम सेंट्रो ओ, तो इसकी यहां से दूरी, अगर ये बच्चा है इधर चलेगा उतना ही दूरी चलेगा, इधर चलेगा उतना ही दूरी चलेगा। तो ओ अपने आप में वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट। तो इसको मैं चल के बोलूंगा x, y, ठीक है, कांस्टेंट है इसलिए x, y बोला, इसको क्या बोल दिया? x, y, x1, y1, सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो सर यहां से यहां तक की दूरी मैंने एविडेंस कलेक्ट कर लिया, बोला एविडेंस कलेक्ट करेंगे फिर यूज करेंगे। एविडेंस क्या है? यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर है, अब यूज करेंगे। कितने लोग पता है यहां से यहां तक की दूरी तो बोलना बहाना है, वो हो जाएगा दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटा दो और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट घटा दो, मतलब x1 माइनस में इधर घटाओ तो 5 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करना भी मत भूलना, प्लस में इधर घटाओ दोनों का y कोऑर्डिनेट, तो y1 माइनस में 1 तो हो जाएगा y1 प्लस में 1, ठीक है। आ रही है कहानी समझ में? अच्छा, होल स्क्वायर, और फिर अंडर रूट करना भी नहीं भूलेंगे अपन, ओके। इक्वल टू में इधर घटाऊं तो ये दूरी मैंने ले लिया बराबर। अच्छा, ये दूरी मैं ले लूं तो कितने लोग पता है दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटेगा, मतलब x1 माइनस 6 घटेगा, x1 माइनस 6 घटेगा, ओके, होल स्क्वायर। प्लस में दोनों का y कोऑर्डिनेट घटाऊं तो y1 माइनस में 1, दैट इज y1, सही तो जा रहा हूं, दोनों का y कोऑर्डिनेट, अच्छा इन दोनों का घटाया ना, तो x1 माइनस 5 किया और y1 माइनस 1, मतलब y1 प्लस 1 किया, ठीक है। अब इन दोनों का घटा रहा हूं तो x1 माइनस 6 करूंगा ना, हाँ, x1 माइनस 6 किया और फिर y1 माइनस 6 करूंगा, हाँ, y1 माइनस 6 का होल स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा, चूंकि दोनों तरफ बराबर है तो स्क्वायर रूट लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को दिखेगा कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक x1 और एक y1, दो वेरिएबल होंगे। आप करोगे, आप निकालोगे, इतना आप खुद करोगे, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ा के निकलना है। अच्छा, ये बात नंबर एक हो गई। दूसरा इक्वेशन कहां से लाऊं? अरे दूसरा एविडेंस भी तो मेरे पास में है। क्या है दूसरा एविडेंस? ये इधर चला या इधर चला, ये वाली दूरी इस दूरी के भी तो बराबर होगी। हाँ, तो अगर मैं ये वाली दूरी यहां से यहां तक चला तो मैंने बोला कि ये है अंडर द रूट में x1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में y1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सिर्फ इसी दूरी के बराबर थोड़ी होगी, ये वाली दूरी के भी तो बराबर होगी। मतलब सर आप बोलना चाह रहे हो अंडर द रूट में x1 माइनस में 1, मतलब प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। हाँ, y1 माइनस में 5 का होल स्क्वायर दिख तो रहा है आपको। ठीक है, कितने लोग दिखेगा? फिर से वही चीज, सेम टू सेम, माने रूट से रूट खत्म। ये x1 स्क्वायर इधर भी होगा, x1 स्क्वायर इधर भी होगा, y1 सब खत्म। तो इस बार भी जो मेरी इक्वेशन आएगी वो x1 एंड y1 में आएगी। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल कर लोगे, x1 y1 निकाल लोगे। चले, तो मैंने किया क्या? कलेक्ट द एविडेंस देन यूज इट। ये टिप नंबर 1 है, पहला टिप जो मैंने आपको टिप्स जो दे दिया। ठीक है, चले आगे की बात सिखाता हूं। अगला क्वेश्चन, तो पिछला वाला तो बहुत इजी था, हर कोई कर लेगा। इस क्वेश्चन पे बात कर, ये आपका दिमाग और बढ़ाएगा। आइए, बोल रखा है कि कोई एक पॉइंट है, लेट a इक्वल टू 3,4। तो अगर सामने से बोल दिया 3,4 और b इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो कितने लोग पता है b अगर एक वेरिएबल पॉइंट है तो एविडेंस नंबर पहला कि ये x y है, ये x, y है। अच्छा, ऑन अ लाइन मॉड x इक्वल टू 6, माने ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट की एक खास बात है क्या, कि मॉड x इक्वल टू 6 में है। अब एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, मॉड x इक्वल टू 6 कौन सी लाइन होती है सर? मॉड x माने x इक्वल टू 6 और माइनस x इक्वल टू 6 है। अरे मॉड x मतलब होता है x पॉजिटिव में भी और x नेगेटिव में भी। तो इसका मतलब एक बच्चे को समझ में, अच्छा ये लिखा है x इक्वल टू 6 और माइनस x इक्वल टू 6 माने x इक्वल टू माइनस 6। हाँ, ये लिखा है। हाँ, तो मॉड x इक्वल टू 6 का मतलब ये होता है। हाँ, तो अगर वो चल के a इक्वल टू 3,4 को बोलेगा तो क्या a इक्वल टू 3,4 का यहां पे होगा? सर आपको कैसे पता यहां पे होगा? ऐसे पता कि दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। तो ऐसा तो पहले डब्बे में होता था ना, इसीलिए सर पहले डब्बे में आपने 3,4 को बोल दिया। हाँ, इधर उधर कहीं नहीं लिखा, दूसरे तीसरे में लिखा, वो मेरी बेवकूफी होती। जब मेरे को पता है कि 3 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव तो पहले डब्बे में ही रखूंगा ना उसको, क्योंकि पहला ही तो डब्बा होता है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते। कब पढ़ा? अभी साइन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, साइन जब सीखा तो। अच्छा, ठीक है। अब बोला b जो वेरिएबल पॉइंट है ऑन अ लाइन मॉड x इक्वल टू 6, माने x इक्वल टू 6 और माइनस x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू माइनस 6 की लाइन कैसे बनती है? x इक्वल टू माइनस 6 पैरेलल होता है y एक्सिस के, ये वाली लाइन। ठीक है, इसको बोलेंगे कि x इक्वल टू माइनस 6 की लाइन है। ओके, और अगर x इक्वल टू 6 की लाइन बनाएंगे तो कहीं इधर बनाएंगे? नहीं, अरे उसका x तो इसका x तो 4 है ना, और इसका x 6 है, तो जरूर इसके इधर होगा, मतलब कहीं इधर होगा x इक्वल टू 6। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस पे मत जाना, स्ट्रेट ही है ये, स्ट्रेट फील कर लेना। अच्छा, फिर बोला फाइंड पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b। सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करूंगा, फिर यूज करूंगा, एविडेंस कलेक्ट करूंगा फिर यूज करूंगा। तो एविडेंस कलेक्ट जब करने गया तो x इक्वल टू 6 ये लाइन है, x इक्वल टू माइनस 6 है, मेरे को ये पता चला। बोला b कहीं इन दोनों पे ही है, या तो b इस पे है मेरा, या तो b कहीं इस पे है। ठीक है, एक और उसने एविडेंस दे रखा कि ab की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। a कौन है सर? a अपना ये फिक्स पॉइंट है, मतलब a से b के बीच की जो दूरी है ना वो 4 से कम होनी है। कितने लोगों को पता है अगर b कल को यहां पे होगा तो यहां से यहां तक की दूरी 4 से कभी जिंदगी में कम नहीं होगी। क्यों सर? अरे यहां से यहां तक की x इक्वल टू माइनस 6 का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी माइनस 6 है, और दूरी तो पॉजिटिव होती है, मैंने 6 है। तो सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 है, a कहीं अपना इधर है, तो a से यहां तक की दूरी तो कभी 4 से कम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसको मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा इस केस में। इक्वल टू भी नहीं बोलता हूं, ग्रेटर देन 4 बोल देता हूं। इक्वल टू भी नहीं होगा क्योंकि यहां से यहां तक तो 6 दे गया ना,
ये वाला चल सकता है, ये वाला पॉसिबल हो सकता है। अब इस पे दिमाग लगाते हैं, अगर ये वाला पॉसिबल है तो मेरे सामने एक ही एविडेंस है कि मैं दुनिया को बोल सकूं कि ए बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। अब ए बी कैसे निकाले? कितने लोग पता है? ए तो मेरे को पता है 3,4, बी को क्या बोले? अगर बी नहीं पता तो मैं एक्स कोमा वाई बोलूंगा, लेकिन सामने वाले ने बोल रखा कि एक्स इक्वल टू 6 पे है। इसका क्या मतलब होता है सर? अगर ये एक्स इक्वल टू 6 है तो आज के दिन एक और चीज सीख लो, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे होती है तो वो वाली पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सर सेटिस्फाई वर्ड ना मैंने कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा। मैंने इतना सीखा था कि जो रूट होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख सकते हैं। हाँ, तो ये भी सीख लेना कि अगर कोई पॉइंट है किसी लाइन पे है, किसी लाइन पे अगर कोई पॉइंट, ठीक है, जैसे ये मेरी लाइन है, अगर मैं इस पे कोई पॉइंट रख देता हूं तो ये वाली पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मैंने इस पॉइंट को मैं जिस दिन मन करे इस लाइन में पिला सकता हूं। हाँ, कोई भी पॉइंट को, अगर मान लो कोई पॉइंट यहां पे हुई तो इस वाले पॉइंट को भी, यहां पे तो इस वाले पॉइंट को भी, तो मैंने सर एक लाइन पे जितनी भी पॉइंट होगी उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में काम नंबर 1 बात मैंने आपको सिखा दी, पहला काम का बात जो मैंने सिखा दिया। तो सर जरूर इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट इस पे सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका एक्स इक्वल टू 6 होगा। हाँ, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो पाया जाएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 6 होने वाला है, तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को बोल दिया 6। वाई क्या होगा सर? मेरे को नहीं पता, तो वाई को मैं वाई बोल देता हूं। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया 6, वाई। कितने लोग बताएंगे मेरे को कि अगर ए बी लेस देन इक्वल टू 4 है, मैंने ए और बी के बीच की दूरी मांग रहा है, तो ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। अब भी सीख चुका हूं ना, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटा के और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 6 और 3 घटाओगे तो 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दूं। हाँ, प्लस में दोनों का वाई कोऑर्डिनेट घटाऊंगा तो वाई माइनस 4 लिखूंगा, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4। कितने लोगों को पता है रूट हटाने का एक ही तरीका होता है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अच्छा अगर मैंने स्क्वायर किया तो इधर दिखेगा आपको 9 प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 16 इधर दिखेगा, तब तक ये 9 उधर चला गया, ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और 16 और 9 6 7 हो जाएगा। हाँ 7। अब फिर से स्क्वायर हटाना, क्योंकि y मुझे चाहिए, क्योंकि सामने से पूछ रखा है फाइंड पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b, तो b में एक तो फिक्स है 6, वो तो बदलने वाला नहीं है, बदलेगा तो y ही ना, तो कहीं ना कहीं y की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू जो होगी वही b की होगी, क्योंकि बदल तो y ही सकता है, x तो अपना फिक्स है 6, इसलिए मैं y के पीछे भाग गया। ठीक है, तो इसका अगर रूट करूं तो इधर तो y माइनस 4 देगा, लेकिन वो भी मॉड का देगा। ये भी सीखना, वेरिएबल का स्क्वायर का रूट करोगे ना तो हमेशा चेकिंग मशीन में जाकर चेक करवाएगा मैं पॉजिटिव हूं कि नेगेटिव हूं, क्योंकि स्क्वायर में हूं, कल को चल के कोई 4 माइनस वाई करता तो नेगेटिव क्वांटिटी आती, y माइनस 4 किया तो पॉजिटिव क्वांटिटी आई, तो आगे चेकिंग मशीन में चेक तो करवाओगे। इसलिए मॉडुलस के अंदर कभी भी कोई वेरिएबल क्वांटिटी का रूट होता है, जैसे एक्स स्क्वायर इज नॉट, इसका रूट करोगे, यहां पे लिख देता हूं, रूट में एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, तो सर फिर क्या होता है, ये जब भी इससे निकलेगा ना तो आगे चेकिंग मशीन में जाके चेक करवाएगा, क्योंकि स्क्वायर संभाल लेता है, तो आगे चेक करवाएगा कि माइनस में रखा गया था कि प्लस में रखा गया था, क्योंकि माइनस एक्स भी एक्स स्क्वायर ही होता है और एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होता है। ठीक है, ये मैंने एक और काम की बात सिखा दी। ठीक है, अंडर द रूट में इधर देखो तो रूट 7 हो जाएगा। ओके, अच्छा अब देखोगे तो आपको दिख गया होगा कि अब तो इजी हो गया, y की वैल्यू क्या अच्छा ये मॉड y माइनस 4 हो गया इज लेस देन इक्वल टू रूट, तो यहां से देखो तो y माइनस 4 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू रूट 7 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट 7। ये तो मॉड आपको तो आता ही होगा ना, बेसिक सा। ठीक है, आई होप कि आपने फंक्शन में पढ़ा होगा कि अगर ये लेस देन इक्वल टू रूट 7 है तो यही सिंपल इधर भी ऐसे ही बना दो, इतना सीख जाओ, और इधर पॉजिटिव का तो इधर नेगेटिव का कर दो, इतना मैंने आपको सिखा दिया। अरे ऐसा ही साइन उठाओ, इधर बना दो, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव चिपका दो, ये मैं बेसिक आपको अभी सिखा दिया मॉडुलस में, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अच्छा तो y की वैल्यू इधर से देखोगे तो हो गया रूट 7 प्लस में 4, और इधर से देखोगे तो हो गया 4 माइनस का रूट 7। कई क्वेश्चन वाला रूट 7 की भी वैल्यू दे रखा होगा 1.6, आप देख लेना 2.6 सॉरी। ठीक है, 4 माइनस में 2.6 करोगे तो 1.4 होगा, और यहां से करोगे 1.6 तो कहीं 2 करना है ना तो 9 पॉइंट हो जाएगा ना, सॉरी 4 पॉइंट में आपको क्या 2.6 ऐड करना तो 6.6। ओके, ये मेरी y की वैल्यू आ गई।
1.4 से लेके 6.6 तक। इसमें इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इंटीजर कौन कौन होगा, तो y क्या, y के नाम पे पहला इंटीजर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। 7 नहीं होगा क्योंकि 6.6 से वो बड़ा होता है। तो टोटल मेरे पास कितने तो टोटल आपके पास 5 इंटीग्रल वैल्यूज आ गए जो क्वेश्चन वाला पूछा था। ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक का ऊपर बात करते हैं, स्लोप। ठीक, स्लोप क्या होता है? तो आई होप कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, मैथ्स में भी पढ़ ही रखा होगा अभी तक। अब मैं अपने तरीके से आपको जो भी है स्लोप के बारे में सबसे पहले सिखा देता हूं कि होता क्या। ठीक है, स्लोप से पहले एक और वर्ड मैं यूज करता हूं, ठीक है, इंक्लिनेशन। ठीक, इस वर्ड का यूज करता हूं स्लोप से पहले, तो आपको ज्यादा बेहतर फील आएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालता है क्या, लेकिन थोड़ा फील दिलाना चाहता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है स्लोप। ठीक है, अगर मैंने बोला इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन हमेशा बात होती है एंगल। इसका मतलब क्या होता है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, मतलब एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं। हाँ, तो अगर एक बच्चा एक्स एक्सिस पकड़ता है तो मैंने ये, हाँ, तो सर अगर एक्स एक्सिस की पूछे, एक्स एक्सिस से ही एंगल, तो जीरो होगी। हाँ, तो मैंने सर इसका इंक्लिनेशन जीरो होगा। हाँ, क्योंकि इसके लिए थीटा की वैल्यू जीरो होगी। हाँ, थीटा की वैल्यू जीरो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस से ही एंगल तो जीरो होगी ना। अरे इसका अगर इसी के साथ एंगल बोल दो तो 0 डिग्री होगा। हाँ, तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, वाई के लिए पूछ दू, तो अगर वाई एक्सिस के लिए पूछ दू तो वाई एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस से थीटा लोगे तो 90 डिग्री होगा। हाँ, तो इंक्लिनेशन पढ़ ले। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस से झुकाव, कितना डिग्री झुका हुआ है एक्स एक्सिस के कंपेयर में, वही होता है इंक्लिनेशन। ठीक है, और जिस दिन आप इंक्लिनेशन में टैन पाना होगे, टैन, जिस दिन आप इंक्लिनेशन की बात टैन से करोगे, मतलब टैन थीटा की बात करोगे, और थीटा क्या होगा अपने आप में, एक्स एक्सिस से एंगल। एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन कितनी डिग्री झुकी हुई है वो उसका इंक्लिनेशन कहलाएगा। वाई एक्सिस से नहीं देख रहे हैं, एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, ध्यान से रखना। ठीक है, अच्छा, और जिस दिन उसमें टैन बनाएंगे सर उसको स्लोप बोलेंगे। हाँ, मतलब स्लोप एक कोई वैल्यू होगी। हाँ, डिग्री नहीं होगी, नहीं, डिग्री क्या होगी, इंक्लिनेशन। ठीक है, तब जाके समझ में आया स्लोप और इंक्लिनेशन का खेल, कि इंक्लिनेशन मतलब होता है एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन कितनी डिग्री झुकी हुई है। इंपॉर्टेंट बात कि अपन एक्स एक्सिस से लेंगे, मैं क्वेश्चन में भी यूज में ले लूंगा। अच्छा, फिर बोला है कि कभी भी अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट हो तो स्लोप कैसे दिखाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इंक्लिनेशन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अगर एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो एम की वैल्यू भी बहुत सारी होती है। एक तो आपने बता दिया सर, जिस दिन इंक्लिनेशन में थीटा बनाएंगे वो भी अपने आप में एम होगा, माने वो भी अपने आप में स्लोप होगा, बात नंबर एक। फिर दूसरा तरीका क्या होगा स्लोप निकालने का, सर अगर कल को कोऑर्डिनेट दे दिया तो अगर कल को कोऑर्डिनेट देके चला गया तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला सिंपल होगा, ऊपर वाई कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट, वाई कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट, या यूं बोलता हूं वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, अपॉन में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। लेकिन ध्यान रहे, बड़ा माइनस छोटा ऑलवेज, माने बड़े y2 को छोटे में से घटाएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहां स्क्वायर नहीं है, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला में जो बोला यहां काम में आएगा, कि जिसको आप y2 मान रहे हो इसके पास वाले को ही x2 लेना। मतलब अगर आप 2,3 और 3,5 रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे सोचने पे बोल रहा हूं, सोचना 2,3 है और 4,5 है, तो अगर आप 5-3 कर रहे हो ना तो 4-2 ही करना, 2-4 मत करना। यहां स्क्वायर नहीं है, वो नहीं संभाल पाएगा। तो जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में बोला था वो अब काम में आ गया। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इंपॉर्टेंट क्या है, कोई सा भी y कोऑर्डिनेट घटाओ, लेकिन जिसको पहले लिया x में भी उसी को पहले लेना, क्योंकि आप घटा रहे हो, ऐड नहीं कर रहे हो, ये तो छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी। नोट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोला है कि अगर कभी भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, कभी भी दो लाइन, जैसे मान लो सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपस में परपेंडिकुलर होता है। हाँ, इसका जो स्लोप होगा, इसका लेट से स्लोप आप m1 बोल रहे हो और इसका स्लोप लेट से आप m2 बोल रहे हो, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, माने m1 इंटू m2 जो होगा उसका रिजल्ट -1 होगा। ये आपको याद कर लेना, ये यूज में आएगा बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक है, कि दो लाइन का जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट -1 होता है। और एक बच्चे ने सोचा सर उल्टा पॉसिबल नहीं है, दो चीजों का प्रोडक्ट -1 तो जरूर परपेंडिकुलर होंगे। नहीं, तो यहीं पे लिख देता हूं क्या,
कि इट्स अपोजिट इज नॉट पॉसिबल, इट्स अपोजिट इज नॉट पॉसिबल। माने सर इसका मतलब क्या हुआ बताना मेरे को, कि अगर दो लाइन कल को परपेंडिकुलर है तो -1 होगा, उनका प्रोडक्ट, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। हाँ, स्लोप का प्रोडक्ट, लाइन का प्रोडक्ट नहीं, स्लोप का प्रोडक्ट। दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, रट लो। तो कितने लोग पता है, अगर एक लाइन का स्लोप मेरे को पता है तो दूसरा नहीं निकाल सकता हूं। एक का मेरे को पता है 1, तो दूसरा बताना -1। एक 3/4 तो दूसरा बताना -3/4। -3/4 नहीं, -4/3। तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरे से कैंसिल होगे, क्योंकि 1 भी करना है, नेगेटिव भी करना है और 1 भी करना है। तो एक का स्लोप 3/4 तो दूसरे का 4/3 पलटोगे तब कैंसिल होके 1 होगा, साथ में नेगेटिव भी चाहिए तो माइनस, तो डायरेक्ट बोलने आना चाहिए। एक का स्लोप 2 तो दूसरे का -1/2, उल्टा करना और पलट देना है दूसरे के लिए, तो डायरेक्ट करने का तरीका। ठीक है, तो एक का स्लोप पता रहे तो दूसरी लाइन का स्लोप भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है तब। इसका उल्टा नहीं पॉसिबल है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट -1 हो गया तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये बात सच नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं डिविजन्स के ऊपर। ठीक है, तो दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। अब मैं आपको कहानी सिखाता हूं, आगे की फॉर्मूला याद करने का तरीका भी सिखा दूंगा इसका। ठीक है, बोला है कि अगर कल को दो पॉइंट्स होंगे मेरे फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, तो अगर फिक्स पॉइंट होंगे, अगर इसको ए बोलता हूं तो फिक्स पॉइंट को अपन सीख चुके हैं, x1 y1 बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फिक्स पॉइंट है बी, इसको सीख चुके हैं, x2 y2 बोलते हैं। और तीसरा कोई पॉइंट आ रहा है, लेट्स से सी, इन दोनों के बीच में कहीं पड़ जा रहा है, इन दोनों के बीच में कहीं पड़ जा रहा है। चूंकि बीच में पड़ा इसलिए नाम देंगे इंटरनल डिवीजन, कहीं कि बीच से डिवाइड कर रहा है। और अगर सर सी कहीं बाहर पड़ जाता है इनके तो एक्सटर्नल डिवीजन। फंडा क्या है, फंडा ये है कि सवाल वाला आपसे ये चीज दे देगा क्या, कि सी की ए से दूरी, मतलब अगर कोई पॉइंट बीच में पड़ गया तो उसकी पहले फिक्स पॉइंट से दूरी लेट से m1 है, ये m1 स्लोप नहीं है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, आ रही कहानी समझ में। और यहां से यहां तक की दूरी लेट से दे दी, अच्छा m1 नहीं बोलता हूं, ए बोल देता हूं, ये तो आपको स्लोप से कंफ्यूजन हो जाएगा, ए बोल दिया मैंने। ठीक है, ए बोल दिया। और यहां से यहां तक की दूरी b है, तो कितने लोग बताएंगे अगर मैं AC अपॉन में BC पूछ दूं तो क्या आप A/B बोलोगे? हाँ, यही बस मेन फंडा है, मेन फंडा बस यही है। इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन तो बोलना बहाना है, वो आपसे वो पॉइंट और पहले वाले फिक्स पॉइंट की दूरी और वो पॉइंट और दूसरे वाले फिक्स पॉइंट की रेशियो दिया हुआ है A/B, रेशियो दिया हुआ है A/B। ठीक है, अच्छा, और वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बेटा इस पॉइंट की ना कोऑर्डिनेट मेरे को बता दो। तो इस पॉइंट की बतानी है तो मैं इसको x, y बोल दूंगा। अब निकालेंगे कैसे, तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे तो फॉर्मूला देखना, जिसे बोलूंगा वैसे सीखना। हमेशा x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो खेल x में चलेगा, हमेशा x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो खेल x में चलेगा, और हमेशा क्रॉस चलेगा। क्रॉस कैसे, x1 की क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे मैंने b में करेंगे, इस वाली दूरी में। तो x1 की मैंने मल्टीप्लाई की b से तो bx1 हो गया, बीच में प्लस। अब बताना कितने लोग बताएंगे x2 की होगी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में ही खेलना है, तो x2 की मल्टीप्लाई होगी तो वर्टी क्रॉस में होगी, अपने वाले से नहीं होगी, क्रॉस में होगी, मैंने a से होगी, तो a इंटू x2। तो फॉर्मूला जो बोला बिल्कुल याद करा दे रहा हूं कैसे करना है। और नीचे दोनों दूरियों का सम बने a प्लस बी, ये अपना x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ये अपना x कोऑर्डिनेट आ गया, इसका ये निकालने का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, आइए। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो कितने लोग बताएंगे मेरे को खेल y में ही चलेगा और हमेशा क्रॉस चलेगा। तो अगर y निकालने जाएंगे तो y1 इंटू क्रॉस माने b चलेगा, तो by1। ठीक है, प्लस में इधर से देखो तो इसका y कोऑर्डिनेट y2, ये मल्टीप्लाई होगा इसके वर्टेक्स, मैं वर्टेक्स बोल रहा हूं अपोजिट वाले से, a से, तो y2 इंटू a। ठीक है, अपॉन में बोलू तो a प्लस बी। a b क्या है मत भूल जाना, अरे ए और बी को मत भूल जाना, मेरे साथ बताना ए क्या है, पॉइंट की पहले पॉइंट से फिक्स पॉइंट से दूरी, बी क्या है उस पॉइंट की जिसको निकालना है सेकंड वाले से दूरी। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं, कितने लोग पता है इस बार पॉइंट कहीं बाहर पड़ रहा होगा, सी, ये मेरा ए है कहीं फिक्स पॉइंट, दैट इज आपको ए। अगर ये फिक्स पॉइंट है तो मैं तो इसको सर x1 y1 बोलना पसंद करूंगा, हाँ, और मेरा दूसरा फिक्स पॉइंट है तो मैं तो सर इसको x2 y2 बोलना पसंद करूंगा। और अभी अभी सर आपने बोला कि इंटरनल और एक्सटर्नल तो बहाना है, वो पूछना चाह रहा है सी की ए से दूरी,
दे रखा है क्वेश्चन वाला अभी अभी ए, अरे अभी भी इसमें क्या था, सी से ए की दूरी ए मानी थी अपन ने, तो यहां भी तो सी से ए की दूरी ए होगी, हाँ, और यहां भी सी से बी की दूरी बी होगी, तो यहां भी सर ए बी अपॉन में बी सी, मेरा ए बाई बी ही काम कर रहा होगा, तो फंडा तो मेरा यही है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल बोलना बिल्कुल बहाना है, ओके। तो करते क्या है, करते कुछ नहीं है, जो यहां पे निकाला एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू सेम टू सेम खेला ना, यहां पे इसके कोऑर्डिनेट को बोल दिया एक्स कॉमा वाई, तो अगर इसका एक्स निकालने जा रहे हो तो यहां भी उल्टा चलेगा, सिर्फ एक्स में डील होगा, x2 के बोलोगे किससे मल्टीप्लाई होगे, तो x2 बोलेगा मैं अपोजिट वाले से होऊंगा, अपोजिट वाला इस पर कौन है, अब सोचना थोड़ा मुश्किल होगा, अपोजिट वाला कौन होगा, तो नहीं सोच पा रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा एक काम करना, एक और तरीका है इसका सोचने का, सी को आप बीच में फील कर लेना, बीच में, अगर आप सी को बीच में फील करोगे तो ये बी जो इनके बीच की दूरी इधर बी थी ना, अब इधर आ गई, तो अब ये माइनस बी हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी माइनस बी, और यहां से यहां तक की दूरी अभी भी उतनी होगी ए, ये मैंने फील किया, लिख दे रहा हूं, ये मैंने फील किया, ठीक है, ये मैंने फील किया कि जो सी बाहर था उसको मैं अंदर ला दिया, तो जब मैं अंदर लाया तो सी से ए की दूरी अभी भी ए ही है, अरे ये मत कंफ्यूज होना कि यहां से यहां तक की दूरी ए और यहां से, ये मैंने फील किया कि सी कहीं अंदर होगा, तो जिस दिन अंदर होगा मैं इसको बी ना बोल के माइनस बी बोल दूंगा। अब मेरे साथ बोलना, क्या x1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, क्रॉस वाले से, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बी x1, ठीक है, बीच में प्लस, ठीक है, बीच में हो गया प्लस, और क्या हो गया यहां से देखना, अब इसको देखो तो x2 की मल्टीप्लाई a से होगी, तो a इंटू x2 अपॉन में बोलना, क्या दोनों का सम होता था, दोनों का सम a माइनस बी हो जाएगा, हाँ, ठीक है। चले यहां देखो तो क्या मेरे को y बता दोगे, y की बात करना, डील हमेशा क्रॉस होगा, ठीक है, और y में ही डील होगा, y की बात करें तो y में ही डील होगा, तो a की मल्टीप्लाई कहीं y2 से होगी, तो a इंटू वाई टू बोल दूं, हाँ, माइनस b की मल्टीप्लाई y1 से होगी, तो माइनस का b इंटू वाई1 अपॉन में a माइनस बी, ये रटा बिल्कुल नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर आपको याद करा दिया बड़े क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने क्या सिखाया कि बाहर है तो उसको अंदर फील कर लो, और जो दूरी बाहर में b थी, ठीक है, जो बाहर की दूरी छोटे वाले की b थी, छोटे वाले से मतलब सेकंड वाले से छोटी दूरी हो गई ना, उसको माइनस भी फील कर लो, ठीक है, और अब इंटरनली वाला सोच लो, ठीक है, क्रॉस खेलते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स में डील करते हैं, ओके। चले आगे की बात करता हूं, सम कॉन्सेप्ट, अब देखना ये सारे कॉन्सेप्ट में आपको फॉर्मूला लिख के चला जाता, लेकिन बकायदा सॉल्व करूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता चल जाए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितने लोग पता है, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया एविडेंस कलेक्ट करते हैं, अगर मैं एविडेंस कलेक्ट करने गया तो बोला इफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए इतना और बी इतना, तो मेरी फिगर बन जानी चाहिए, फोटो मेरी की बन जानी चाहिए, फोटो अगर बना लिया तो 50% काम हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो बोला ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक पॉइंट मैंने बोला x1 y1, चूंकि वो फिक्स पॉइंट बोल रहा है तो x1 y1, और इसको बोल दिया a, एक दूसरा पॉइंट मैंने b बोल दिया, जिसको बोल दिया x2 y2, और अगर ये पॉइंट एक लाइन है, क्योंकि लाइन बन जाएगी दो पॉइंट को जोड़ के, ये जो डिवाइड हो रही है ना, ये डिवाइड हो रही है x एक्सिस से, यही क्वेश्चन वाला बोलना चाह रहा, तो इतना सा फोटो मैंने बना लिया, ये फोटो बनाने आना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये अगर आपने बना लिया ना तो 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है, बना लिया फोटो। अच्छा, अगर फोटो बना दिया, अगर ये एक्स एक्सिस है, डिवाइड ही तो कर रहा है ना, तो जब भी डिवाइड करेगा तो मेरा फंडा तो वही है, डिवीजन वाला, डिवाइड करेगा तो फंडा तो डिवीजन वाला ही है ना, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन वाला एविडेंस दे चुका है डिवाइड कर रहा है, तो डिवीजन वाला फंडा लगेगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, अब ये पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट बता सकता हूं, कैसे कैसे बता सकता हूं, अच्छा एक मिनट, अगर ये एक्स एक्सिस की डिवाइड मार रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस से डिवाइड मार रहा है, तो एक और चीज सीखना, अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड मार रहा है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब इसका एक्स तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन इसका वाई 0 होगा, तो एक्स एक्सिस से डिवाइड मार रहा है, इससे मेरा जो एविडेंस मिलेगा वो ये मिलेगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अगर डिवीजन के टाइम अगर इसका y कोऑर्डिनेट 0 पता चल गया, तो कितने लोग मेरे को बताएंगे इसके y कोऑर्डिनेट 0 का मैं क्या यूज करूं, फॉर्मूला से यूज करूं,
इसका वाई कोऑर्डिनेट एविडेंस में मुझे 0 मिला, लेकिन मुझे जो फॉर्मूला पता है वो पता है कि क्रॉस करो। अगर ये दूरी आप a बोल दिए हो, अगर आप ये दूरी b बोल दिए हो, तो आप y में डील करो और क्रॉस करो। मैंने a की y2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ तो a की मैंने y2 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस में यहां देखो तो b की y1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं b की y1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अपॉन में क्या मैं a प्लस बी लिख दूं, हाँ ये a प्लस बी तो इधर जाएगा, टकरा के खत्म हो जाएगा, हाँ तब तक मुझे इधर से दिखेगा ay2 प्लस में by1 इज इक्वल टू 0। इधर से देखो तो क्या हो जाएगा, ay2 इज इक्वल टू माइनस का by1। क्वेश्चन वाला बोल रहा था a बाई बी की रेशियो निकालो, तो क्या हो गया माइनस y1 अपॉन में y2, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपको तरीका इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन करने का भी यही सब तरीका होगा, कलेक्ट करना होगा सारे एविडेंस को। और आपको पता है हर एक एविडेंस अपने आप में कुछ अलग बात बोल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एविडेंस था कि एक्स एक्सिस कट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक्स एक्सिस कट कर रहा है, ये मेरे लिए क्या यूज है इसका, मेरे लिए ये यूज है कि अगर एक्स एक्सिस कट कर रहा है ना तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब मैं उसका यूज कैसे करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो मैं अपना वाई कोऑर्डिनेट तो फॉर्मूला से निकालूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा तो अगर बोला डिवाइडेड बाई एक्स देन रेशियो ऑफ देयर डिवीजन, मैंने ए बाई बी का रेशियो पूछ रहा था जो मेरे हाथ में लग गया माइनस y1 अपॉन में y2, ठीक है। तो कितने लोग बताएंगे अगर एक्स एक्सिस डिवाइड मारा तो रेशियो ऑफ देयर डिवीजन हुआ माइनस y1 अपॉन में y2। तो अगर मैं पूछ दूं सिमिलरली बता देना मेरे को कि अगर कल को y एक्सिस डिवाइड मार दे तो कितने लोग बताएंगे ए बाई बी की जो रेशियो हो जाएगी वो माइनस x1 अपॉन में x2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिवीजन डिवाइड, दोनों के x कोऑर्डिनेट का जो रेशियो होगा ना वही उनका रेशियो ऑफ देयर डिवीजन होगा, रेशियो ऑफ डिवीजन होगा किस टाइम, जिस टाइम y एक्सिस टकराएगी। ओके चले आगे की बात कर लेता हूं, बहुत चीजें सीखते हैं। अब बोला इस बार कोई x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है, कोई नॉर्मल लाइन है। अच्छा एक मिनट, मैंने बोला a है x1 y1, सबसे पहले ये तो मान लो, फोटो तो बना लूं, फोटो दिखनी चाहिए तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। x2 y2 ये b बोल दिया। इस बार इन दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन ना x एक्सिस है ना y एक्सिस है। अच्छा तो फिर क्या है, एक नॉर्मल लाइन है, और नॉर्मल लाइन की क्वेश्चन अपन अभी तक सीखे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वाला दे दिया तो मैं बोल दे रहा हूं ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 है। y भी नहीं लिखना क्योंकि इक्वल टू 0 दे रखा है। अच्छा ये है, ठीक है। अगर ये है तो मैं इस लाइन पे इस पॉइंट को x, y बोल दूं। हाँ मैंने आज ही के दिन कहीं आपको बोला है कि अगर कोई लाइन पे आप पॉइंट रख दोगे ना तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसमें भी x, y है, इसमें भी x, y मान लोगे और इसको इसमें पिलाओगे जिस दिन x, y क्या ही दिखेगा, इसलिए कुछ और मानो, कुछ और। तो इसलिए पता चला कि क्यों ना इसको कुछ और पॉइंट मान लो, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि जो पॉइंट होगा अगर कोई लाइन पे होगा तो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कुछ और पॉइंट मानूंगा, और ये भी सीख लेना, इसकी भी आदत लगा लेना, h, k मानना, ठीक है, ताकि जिस दिन मन करे मैं h, k को इसमें रख दूं तो ah प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0 भी हाँ बोल दूं, ठीक है। तो यहीं पे लिख देता हूं स्टार बना के, लाइन पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। या मेरे बोलना ये सही होगा कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन always satisfies the equation of line। ये बात आपको पूरे स्ट्रेट लाइन में काम में आएगी, या यूं बोलूं पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम में आएगी, क्योंकि आज के दिन पॉइंट लाइन पे है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कल को पॉइंट सर्कल पे आएगा तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कल को पॉइंट एलिप्स की पे आएगा तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम में आएगा ये मेरा लाइन, ठीक है, ये डायलॉग। अच्छा अब सर सबसे पहले तो डिवीजन वाला काम में लेते, क्योंकि आपसे क्वेश्चन वाला ये a और b की रेशियो पूछ रहा है। तो अगर निकालने जाओगे h तो h को क्या बोलोगे कि h तुम क्या हो, h बोलेगा रुको बताता हूं डिवीजन वाले तरीके से। अगर h निकाल रहा हूं, x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो x में डील करूंगा, x1 इंटू b तो b इंटू x1। जल्दी जल्दी बोलना क्योंकि मैं आपको तरीका सिखा चुका हूं, क्रॉस खेलते हैं। तो a इंटू x2 लिख दूं, a इंटू x2 अपॉन में देखना, अपॉन में क्या लिख दूं, a प्लस b, ये मेरा h आ गया। k क्या सिमिलरली लिख दोगे, b इंटू y1, देखने की भी जरूरत नहीं है, a इंटू y2 अपॉन में a प्लस b, ये मेरा hk आ गया। और अगर मैंने पूछा hk है क्या
तो एच के तो इस लाइन पे हैं, तो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो जरूर मैं एच की जगह, क्वेश्चन वाला बोल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है और इस एच के जो है इस लाइन पे ही है, तो मैं अब रखूंगा, अब जहां जहां एक्स है वहां मैं एच रखूंगा। एच माने बी एक्स वन प्लस में ए एक्स टू। डरना नहीं है बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फोटो देखकर, इक्वेशन देखकर कि सर ये तो बहुत डरावना हो जाएगा, बिल्कुल डरना ही नहीं है, क्योंकि आपको देखने आना चाहिए और सॉल्व करने भी आना चाहिए। तो y की जगह रखूंगा मैंने के रखूंगा, तो बी वाई वन प्लस में ए वाई टू अपॉन में ए प्लस बी। ओके, अच्छा, प्लस में c इक्वल टू 0। कितने लोगों को एलसीएम दिख गया, उधर जाता हुआ दिख गया, खत्म होता हुआ दिख गया। अरे ए प्लस बी का एलसीएम उधर गया, 0 से टकराया, खत्म। तो इधर कहीं मेरे को दिख गया ए बी एक्स वन, देख जाना। प्लस में दिख गया मेरे को ए स्क्वायर एक्स टू, या उसको क्या ही लिखूं, ए ही लिखता हूं, ए कॉमन ही लेके लिखता हूं, ए कॉमन ही ले लेता हूं, अभी भी ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। ए बी एक्स वन प्लस में ए एक्स टू लिख दो ऐसे, प्लस में बी वाई वन प्लस में ए वाई टू, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में सी परेशान हो गया, क्योंकि सी के पास ए प्लस बी आ गया, एलसीएम लिया तो सी के पास ए प्लस बी आ जाएगा ना, तो सी ए प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। चाहिए आपको ए बाई बी का रेशियो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो लग रही है करनी ही पड़ेगी, तभी तो आप ए को कॉमन निकालोगे, ए और बी का रेशियो चाहिए। तो यहां से देखो तो हो गया ए बी एक्स वन प्लस में ए स्क्वायर एक्स टू प्लस में बी स्क्वायर वाई वन प्लस में दिखता हूं तो ए बी वाई टू है, ठीक है, ए बी वाई टू प्लस में ए सी प्लस में सी बी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आपको कहीं कॉमन दिख रहा है तो ए कॉमन निकालो जल्दी से। अगर ए को कॉमन निकालो तो यहां ए है, यहां ए है, और कहीं ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ, यहां भी ए है, ठीक है। अच्छा, गड़बड़ होगी पता है क्या, एक छोटी सी गड़बड़ होगी, मैंने इसको भी ए भी बोल दिया और यहां भी ए भी बोल दिया, तो इस चक्कर में क्या हुआ, दोनों ए भी मर चुके, तो इसलिए इसको कुछ और बोलता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं, क्या बोल दूं इसको, M1 M2 बोल देता हूं, तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, क्योंकि ए भी हो गया ना, तो दोनों मर्ज हो गया, ये लगा भी होगा आपको, इसीलिए मुझे लगा कि ये दोनों ए बी ए स्क्वायर कैसे हो जा रहा है, M1 M2। तो जहां मेरे से गड़बड़ हुई है सब जगह संभालना पड़ेगा, सब संभालना पड़ेगा, आप कर लेना, यहां से जो आंसर आएगा देख लेना आप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आंसर आएगा इसका, आप लिख लेना, टाइम थोड़ा सा यहाँ पे लग जाएगा इसको सब सुधारने में, आप ठीक कर लोगे। और जहां जहां ए वहां M1 M2 कर देना, फिर यहां से कॉमन आएगा M1 बाई M2, क्या आएगा मेरे को निकाल के बताओगे, M1 बाई M2, तो वो जो आएगा वो जाएगा माइनस का ए एक्स वन, या यू बोलू ए एच प्लस में बी के प्लस में सी अपॉन में, सॉरी एच के लिखा, x1 y1 लिख देता हूं, ठीक है, x1 y1। मतलब क्या मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूं ना कि x1 y1 को इस लाइन के इक्वेशन में रख रहा हूं, तो a x1 प्लस में b y1, ठीक है। फिर इस पॉइंट को भी इस लाइन में रख दे रहा हूं, a x2 प्लस में b y2 प्लस में c, ठीक है। तो जो इनका रेशियो आ जाता है एक्चुअली, वो हो जाता है आपको कि एक फिक्स्ड पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में रख दिया और दूसरे फिक्स्ड पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रख दिया, वह इनका रेशियो ऑफ डिवीजन आया था। तो ये करना मेरा एम नहीं था, मेरा एम था आपको सिखाना कि मैंने कैसे एविडेंस कलेक्ट किया, फिर मैंने ये जो वाली लाइन लिखी है, जो डायलॉग लिखी है, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम में आएगा, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ये आप कर लेना खुद से, मैंने गड़बड़ कर दिया वहां पे, आपको बता भी दिया क्या गड़बड़ किया, आप ठीक कर लेना, ठीक है। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रोइड के ऊपर। अब सेंट्रोइड को कभी भी, जैसे मैंने बोला ना, सरकम सेंटर को अपन सरकम सेंट्रो बोलेंगे, क्यों? क्योंकि दिखाते हैं उसको ओ से। वैसे सेंट्रोइड को हमेशा सेंट्रोइड जी बोलना, क्यों? क्योंकि उसको इंडिकेट करते हैं जी से, देखो डिनोटेड बाय जी लिखा हुआ है पहली लाइन में, तो सेंट्रोइड जी, ठीक है, उसको बोलेंगे सरकम सेंट्रो डिनोटेड बाय ओ, वैसे सेंट्रोइड जी बोलेंगे। होता क्या है सर, ये मिलता है आपको मीडियन के बनने से, ठीक है, डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 वर्टेक्स वाला साइड से, ये फिगर से समझते हैं, फोटो से समझते हैं। अगर फोटो से समझोगे तो यहां देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर ये बीच वाले पॉइंट को अगर आप सेंट्रोइड जी बोलते हो, जी मतलब सेंट्रोइड बोलते हो, अगर कल को सरकम सेंट्रो बोलते तो अगर एक लड़का यहां पे खड़ा होता, इधर चलता या इधर चलता, अपन बोलते बराबर दूरियां चला, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रोइड जी बोलते हो तो ये बोलता है
अगर मैं इस लाइन पे बैठ गया ना तो ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं होगी। तो मैं पूछूंगा कौन सी लाइन होगी बता, तो ये बोलेगा ये लाइन अपने आप में मीडियन होगी। अच्छा, हाँ मीडियन होगी तो क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये मीडियन है तो ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, हाँ दिस इज मिड पॉइंट। कौन से लाइन का मिड पॉइंट है, इस वाले लाइन का मिड पॉइंट है। अच्छा, और अगर मैं इस पे बैठा हूं, इसी लाइन पे तो क्यों नहीं बैठा, इस लाइन पे भी तो बैठा हूं ना, हाँ तो अगर इस लाइन पे बैठा हूं तो ये भी मीडियन है, तो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, हाँ। अच्छा, और मैं इस लाइन पे भी बैठा हूं तो ये भी अपने आप में लाइन मीडियन है, तो ये भी मिड पॉइंट है। तो क्या समझा कि जो सेंट्रोइड जी होता है ना, ये बहुत ही चालाक होता है। ये वैसे लाइन पे बैठता है ना जो लाइन अपने आप में मीडियन होती है, मतलब जिस साइड से टकराती है ना, दो हिस्सों में बांट देती है उस लाइन को, मतलब वो मिड पॉइंट होता है। आया खेल समझ में? तो सर ये क्या बोला है कि इट डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, ये क्या बोला है? ये बोला है कि अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो ये अपने आप में जब जी बैठेगा इस पे तो इस लाइन को भी डिवाइड कर देगा। कौन से रेशियो में? 2:1, जो जिसमें बोला 2 को वर्टेक्स वाले साइड से लो, तो ये वर्टेक्स है ना, तो ये जो होगा ये 2:1 होगा। दूसरे पेन से लिख देता हूं 2:1, ठीक है, इससे लिख देता हूं, ब्लैक वाले से ही लिख दूं क्या, 2:1, 2:1, ठीक है। आया खेल समझ में? 2:1 में डिवाइड कर दिया। ओके, तो मैंने क्या सीखा कि अगर एक जी है ना तो साइड्स को तो मिड पॉइंट में डिवाइड करेगा, मतलब बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, लेकिन खुद मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। अब मेरे को जी चाहिए, अब मेरे को जी चाहिए, तो कितने लोगों को पता है सरकार क्या देगी? सरकार देगी आपको इसके वर्टेक्स, मतलब x1 y1, ठीक है, ये दिया तो दिया x2 y2, ओके, और ये दिया तो दिया x3 y3, ये क्वेश्चन वाला देगा मेरे को, और मेरे को जी पूछेगा। अब मैं थोड़ा बात करता हूं जी से कि जी भैया तुम क्या हो, आओ सामने आओ। तो जी बोलेगा इस लाइन को पकड़ो। अगर आपने इस लाइन को पकड़ा तो कहीं ये वाला पॉइंट आप बोल रहे हो कि ये वाला पॉइंट x2 y2 है, क्योंकि आप ये वाला लाइन पकड़ रहे हो। मेरे को डिवीजन दिख गया ना, तो डिवीजन दिख गया तो डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये वाला x2 y2 है, ठीक है। अगर ये वाला x2 y2 है और मेरे को पता है बीच में बैठा हुआ g कहीं जो डिवाइड मार रहा है ना वो 2:1 में डिवाइड मार रहा है, अच्छा, और ये वाला पॉइंट भी मेरे को पता है और मेरे को यही तो चाहिए x, y, वही मेरे को चाहिए। ये कैसे पता है सर आपको, ये कैसे पता है? अरे अभी बोला ये मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है, इस लाइन की मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब सर ये x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 है, हाँ। और सर दूसरा क्या है, y कोऑर्डिनेट कैसे होता है? दोनों का y, मतलब y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। क्यों सिखा रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला, क्यों नहीं लिख रहा हूं बताना कोई? क्योंकि क्वेश्चन कैसे होगा ऐसे ही होगा। मैंने एविडेंस कलेक्ट किया, ये तो डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो जरूर डिवीजन वाला लगेगा। एविडेंस कलेक्ट किया फिर यूज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आइए इधर बात करते हैं। अगर 2:1 में डिवाइड करेगा, कितने लोग पता है एक्स चाहिए मेरे को, एक्स बताना, एक्स बताना, तो फॉर्मूला से कायदे के साथ अगर फॉर्मूला लगाऊं तो कितने लोग पता है क्रॉस चलता है, एक्स की तो डील भी x1 एक्स में ही होगी, तो x2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? क्रॉस माने 1 से, तो x2, ठीक है, प्लस का इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस माने 2 से करोगे। पास वाले से नहीं करते, क्रॉस वाले कैसे करते? ऐसे लिखता तो ज्यादा फील आती है आपको, क्रॉस की फील ऐसे ज्यादा आएगी आपको, ठीक है। इसको नीचे बोल देता हूं x, y, और इसको बोल देता हूं 2:1। अब आपको क्रॉस की ज्यादा फील आएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर करेंगे तो x1 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो कितने लोग पता है x1 प्लस x3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे अरे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 2 कैंसिल हो गया ना, और नीचे पता है 2 + 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड जी का। सिमिलरली निकालोगे तो y जो हो जाएगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। माने सर सेंट्रोइड जी इतने आसान होते हैं? हाँ, मतलब इनका x कोऑर्डिनेट तीनों वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, हाँ, और y कोऑर्डिनेट तीनों का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, हाँ। सेंट्रोइड जी इतने आसान है, हाँ, तभी तो दुनिया इनको जी बोलती है, बहुत आसान होते हैं। उतना ही मुश्किल इन सेंटर होता है। आइए इस पे बात करते हैं, ठीक है। बोला मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स वेयर एज सेंट्रोइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हाँ वो सही भी है, मीडियन जो होगा
अगर मैं बात करूं मीडियन को, तो ये मीडियन है, अगर मैं इसको मीडियन बोलता हूं तो ये मिड पॉइंट होगा, तो अगर मिड पॉइंट होगा तो कहीं ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट दिया। और अगर ये मीडियन, सॉरी, इस सेंट्रोइड की बात करते हैं, ये सेंट्रोइड है, तो कितने लोग ट्रायंगल तीन हिस्सों में बढ़ गया, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। दिख नहीं रहा आपको? एक ये वाला, देखना, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा, तीन हिस्सों में बांट गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं बोली इसने, ठीक है। इन सेंटर की बात करते तो इसको कुछ भी बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोल रहा है सामने वाला कि अपना पहला लेटर ही ले लेता है आई, तो उसमें क्या ही बोलना, ठीक है। बोला मेड बाई एंगल बाई सेक्टर। सेंट्रोइड क्या होता है? जिसपे बैठता है वो सामने वाली साइड का, सामने वाले साइड को दो हिस्सों में बांटता है, माने वो उसका मिड पॉइंट होता है, माने वो लाइन मीडियन होती है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है? सुनना, एंगल बाइसेक्टर बोलता है कि अगर मैं इन सेंटर हूं, अगर मैं इन सेंटर हूं, अगर तेने मेरे इन सेंटर बोला तो मैं उस लाइन पे बैठा हूं ना, जो लाइन साइड को मिड पॉइंट बनाता तो मैं सेंट्रोइड जी बोलता, लेकिन ये एंगल को आधे आधे हिस्से में बांट दे रहा है। माने अगर आप इसको ए बोलते हो, अगर आप इसको बी बोलते हो, अगर आप इसको सी बोलते हो, तो आपको पता है ए के सामने वाले साइड को दुनिया ए बोलती है, सी के सामने वाले साइड को दुनिया सी बोलती है, और बी के सामने वाले साइड को दुनिया बी बोलती है, ठीक है। अगर ये एंगल पूरा बी है तो ये b/2 है, ये भी b/2 है। अच्छा, ये होता है इन सेंटर। हाँ, मन ये एक ऐसा पॉइंट होता है, मैंने जिस लाइन पे बैठा होता है वो लाइन अपने आप में एंगल को आधे आधे भाग में बांट के आई होती है, एंगल को आधे आधे बांट के आई होती है। साइड को आधे में बांट दे सेंट्रोइड जी, एंगल को आधे में बांट दे इन सेंटर, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सर, आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, बोला क्या है सर? बोला है कि डिवाइड्स द थर्ड साइड इन द रेशियो ऑफ टू साइड। देखना, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ये बोला है कि अगर मैं इन सेंटर हूं, ये लाइन की बात कर रहा हूं, तो ये लाइन जिस दिन इससे टकराएगी ना, अगर मैं सेंट्रोइड जी होता तो आधे आधे भाग में बांट देता, मतलब 1:1 में, ठीक है, 2:2 में, 3:3 में, मिड पॉइंट होता। अच्छा, मिड पॉइंट होता। लेकिन अगर मैं आज के दिन इन सेंटर हूं तो मैं बहुत ही चालाक हूं, मैं इस वाले साइड को बचे हुए साइड के रेशियो में तोड़ूंगा। मैंने जो बी होगा ना, बी, ये वाला साइड जो होगा अपने आप में c/a में डिवाइड मार रहा होगा इसको, मैंने इसकी रेशियो होगी c/a। ये बस इतना ही मेरे को काम में है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा इन सेंटर का। अगर मैं इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो वो हो जाएगा a x1, ठीक है, प्लस में b x2, चूंकि x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो सिर्फ x में डील होगी, प्लस में c x3। अभी बताऊंगा ये a b c भी क्या है, सुनना, नीचे लिख दूंगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो लिखूंगा a y1, चूंकि मैं y कोऑर्डिनेट में बात कर रहा हूं तो y में डील करूंगा, b y2 प्लस में c y3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। इतना सा बात आपको समझ में आया? अब बात कर लेते हैं एबीसी क्या है। क्या मैंने आपको दिखा दिया एबीसी क्या है? साइड्स, ठीक है। एबीसी क्या है? साइड्स। x1 x2 y3 ये सब क्या है? वर्टेक्स। अरे ये होगा x1 y1, ठीक है, ये हो जाएगा आपको x2 y2, ओके, और ये हो जाएगा आपको x3 y3। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है सीखना? ये सीखना, अगर मैं a की मल्टीप्लाई करता हूं, ऑब्जर्व करते हैं, a की मल्टीप्लाई करता हूं तो a की मल्टीप्लाई इसके अपोजिट वाले x कोऑर्डिनेट से करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। b की मल्टीप्लाई इसके अपोजिट वाले x कोऑर्डिनेट माने x2 से करेंगे, देखो, देखना ध्यान से, ठीक है। c की मल्टीप्लाई कर, तो c की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से, माने x3 से करेंगे। तो जिस टाइम y से होगा y3 से होगा। क्वेश्चन कराऊंगा तो सीख जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बोला ABC है एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ B मीट्स AC एट D, ये सब, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ D एंड इन सेंटर, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे इन सेंटर पूछा, इसके फोटो भी बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैंने फोटो बनाया तो कितने लोग बताएंगे 0,0 है, कहीं A है, ओके। अच्छा, ये B है, मैंने 3,0 कहीं यहां पे बोल देता हूं, और ये C है, कहीं 0,4 है, मैंने C इसको बोल दिया, ठीक। इन सेंटर के टाइम आपको पता है साइड्स भी निकालना पड़ता है, तो कितने लोग इसका साइड बोलेंगे? तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या 3 का स्क्वायर 3 बोल दो इसको,
ठीक है, इसका साइड 3 है, यहां से यहां तक की दूरी। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साथ रहना, बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल नहीं सोचना। ये साइड बताना मेरे को 4, डायरेक्ट लिख दू 4। ठीक है, ये वाली साइड बताना मेरे को। क्यों सर साइड क्यों निकालो? अरे इन सेंटर पूछा है, इन सेंटर में साइड तो चाहिए होगा ना, तो ये वाले निकालो। तो अंडर द रूट में 3 का स्क्वायर और अंडर द रूट में 4 स्क्वायर, डायरेक्ट 5 लिख दू क्या? क्वेश्चन वाला भी इसी तरह दिया, 3 9 और 4 16, ये आना चाहिए आपको। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, रूट में 5। ठीक है, अच्छा फिर बोला इन सेंटर निकाल। इन सेंटर में मेरे को पता है कि जिस दिन आई एक्स निकालूंगा, मतलब इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा, उस टाइम में ए की मल्टीप्लाई, मैंने 5 की मल्टीप्लाई, 5 वाले की मल्टीप्लाई जिस दिन करूंगा अपोजिट वाले से करूंगा, मतलब 5 इंटू 0 करूंगा, प्लस में 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अपोजिट वाले एक्स कोऑर्डिनेट से करूंगा, क्योंकि मैं एक्स निकाल रहा हूं। तो 4 इंटू 3। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है यहाँ पे, मेरे से पढ़ने के बाद 0% कंफ्यूजन। 0 इंटू अपोजिट वाले से तो 3, 0 इंटू 3 और अपॉन में तीनों साइड को ऐड कर देंगे, 3 प्लस में 4 प्लस 5, इतना सा काम तो आप कर लोगे। I1 मेरे को नहीं बताओ, I1 मेरे को बताओ क्या होगा। क्या I1 जिस दिन करूंगा 5 की मल्टीप्लाई अपोजिट वाले से, मतलब अभी भी 0 ही है भाई इसका, तो 5 इंटू 0 प्लस में इधर बोलना क्या 4 की मल्टीप्लाई 0 से, हाँ तो 4 इंटू 0, सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। इधर देखो तो 4 की मल्टीप्लाई, सॉरी 4 की मल्टीप्लाई 0 से की, 5 की मल्टीप्लाई 0 से कर दी, 3 की मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से और नीचे तीनों का सम, माने 5 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो खेल ये है कि उसने पूछा डी कोऑर्डिनेट पे बताओ। डी कौन है? बोला एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, माने बी का एंगल बाइसेक्टर कहीं जाके मिल रहा है एसी पे, एसी पे ही जाके मिलेगा डी, ये डी, इसको बताना है। तो कितने लोगों को अभी भी बताया, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाले साइड को डिवाइड करेगा कैसे? 2:1 में। तो मेरे को पता है एडीसी, ये ए है, ये 0 0 है, ठीक है, और ये सी है, ये 0,4 है, और बीच में कहीं डी पूछा है, और डी को मैं मान लूंगा x, y, जिसको पूछा है इसको x, y मान लिया। और इसका रेशियो मेरे को पता है, क्या पता है? बचे हुए साइड के रेशियो से। 2:1, सॉरी गलती बोल दिया, बचे हुए साइड। बचे हुए साइड क्या है? 3 और 5, तो 3:5। ठीक है, तो कितने लोग पता है? रेशियो पता है, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, तो बीच वाला नहीं निकाल लोगे, डिवीजन मेथड से कर लेना। ठीक है, चलिए मैं आगे बात कर देता हूं। ऑर्थो सेंटर, टाइम है, ठीक है 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। ऑर्थो सेंटर, इसको H से इंडिकेट करेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। बोला क्या कंसेप्ट, क्या ये सीखना। इस बार बोलेगा जिस पे मैं बैठा हूं, मैं रिवाइज भी करते हुए चल रहा हूं। कितने लोग मेरे को बताएंगे भूले नहीं हो? तो सेंट्रोइड जी माने जिस पे बैठेगा, जिस पे बैठेगा वो वाली लाइन सामने वाले का मिड पॉइंट होगा, माने वो लाइन मीडियन होगी, वो लाइन मीडियन होगी और सामने वाले का मिड पॉइंट होगा, माने सामने वाले को बराबर हिस्सों में बांटेगा। और अगर उसने अपना नाम कल को इन सेंटर रख लिया, तो इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर जो लाइन पे बैठा है, वो लाइन की खास बात क्या होगी कि वो एंगल को आधे आधे हिस्से में तोड़ा होगा और सामने वाली साइड को बचे हुए साइड के रेशियो में बांटा होगा। दोनों समझ लेना। ऑर्थो सेंटर की खास बात बताता हूं आगे। ऑर्थो सेंटर ये सभी पढ़ना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अभी स्ट्रेट लाइन पे तो आया ही नहीं हूं, अभी मैंने स्ट्रेट लाइन की बात ही नहीं की, कहीं भी नहीं की। अगले क्लास से करेंगे स्ट्रेट लाइन पे बात, ठीक है। अभी मैंने स्ट्रेट लाइन पे बात ही नहीं की, अभी तो मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूं, पॉइंट को लेके खेल रहा हूं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक अलग ही चैप्टर माना जाता है, पॉइंट, ठीक। अच्छा इसकी बात करता हूं एच, तो इसकी क्या खास बात होती है सुनना। इसने बोला कि जिसपे मैं बैठा हूं वो वाली लाइन अगर मीडियन होगी, सेंट्रोइड जी मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है, वो लाइन अगर एंगल को बांटेगी तो इन सेंटर। लेकिन अगर वो लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर हो गई इस लाइन के, जहां पे जाकर वो टच कर रही है, और अगर ये वाली लाइन पे भी मैं बैठा हूं, ये भी अपने आप में परपेंडिकुलर हो गई इस लाइन के, तो दुनिया मेरे को चिल्ला के बोलेगी तू ऑर्थो सेंटर है, तू ऑर्थो सेंटर है। अच्छा कल को इसको निकालने का जरूरत पड़ गया तो सर देखना कैसे निकालेंगे। कितने लोग बोलेंगे x1 y1 है, ठीक है। अच्छा ये मेरे को बताना x2 y2 है, ये तो सरकार देगी, इसको तो लेके टेंशन ही नहीं करना। x3 y3 ये सरकार का काम है, क्वेश्चन वाले का वो दे देगी, ठीक है। अच्छा अब सीखना मेरे से एक चीज कि अगर ये अपने आप में h है ना, तो कहीं ना कहीं ये लाइन और ये लाइन के टकराने से मिलकर बन रही है। सर वो तो हर बार होता था, हाँ
लेकिन कितने लोग पता है अगर परपेंडिकुलर है ना तो स्लोप कहीं बहुत आसान होगा, क्योंकि tan 90 डिग्री, ठीक है, स्लोप माने tan 90 डिग्री होता है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे को समझ में आ रहा है, जब स्लोप 90 डिग्री दिया है ना तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो जरूर स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 हो रहा होगा। ये मैंने कहीं सिखा रखा है आपको कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो दोनों का स्लोप -1 होगा। स्लोप के पीछे क्यों भाग रहे हो सर? क्योंकि मुझे पता है जो एच है ना, ये अपने आप में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ये वाली लाइन। इसका नाम रखने का टाइम आ गया। लेट से इसको ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया, इसको मैंने ई बोल दिया। तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे एच को, एच कौन है? तो एच इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए एंड बी डी है। तो अगर मेरे को कल को ए की इक्वेशन कोई बता गया, कल को बी डी की इक्वेशन बता गया, तो ए एंड बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा। दो अगर लाइन की इक्वेशन दे दे तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकाल लेते। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकालने आता है अपन को। ए की इक्वेशन के पीछे भागो, ए की इक्वेशन निकालो, ए की इक्वेशन, ए की इक्वेशन निकालो। अब ए की इक्वेशन कैसे निकालू सर? सर ए की इक्वेशन कैसे निकालूं? ए की इक्वेशन, ए अपने आप में इसकी एक ही खास बात है, इसकी एक ही अब एविडेंस है कि अपने आप पे इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। कैसे? इस लाइन की इक्वेशन, या यूं बोलूं, इसका अगर मेरे को स्लोप पता है, ठीक है, तो मेरे को सामने वाले का स्लोप पता है जो इस परपेंडिकुलर है, तो मैं बोलूंगा ए का स्लोप पता करता हूं। ए का स्लोप। सर इक्वेशन के लिए स्लोप पता करने की आपको क्या जरूरत है? ये आप तब सीख पाओगे जब आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालना मैं सिखा चुका हूं। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक मुझे बाद में लेना चाहिए, लेकिन अभी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि क्रैश कोर्स है। आई होप कि आपने इक्वेशन निकालना सीखा होगा। सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, ठीक है, स्लोप निकालते हैं। कितने लोग पता है इसका जो स्लोप होगा, बोला था पलट के -1 लगाना, तो इसके स्लोप के टाइम में दोनों का y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट करूंगा, तो इसके स्लोप के टाइम में माइनस आगे चिपका देता हूं, दोनों का x कोऑर्डिनेट ऊपर। माने सर आप x3 - x2 बोल रहे हो? हाँ, x3 - x2 बोल रहा हूं, अपॉन में दोनों का यहां पे y कोऑर्डिनेट, तो y3 - y2 करोगे। हाँ, a का स्लोप आ गया मेरे पास। अगर a का स्लोप आ गया तो a की इक्वेशन आ जाएगी, a की इक्वेशन आ जाएगी। क्या होती है इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन होगी y माइनस में फिक्स्ड पॉइंट। क्या a के ऊपर एक फिक्स पॉइंट है? कौन? a। तो अगर एक फिक्स पॉइंट दिए, एक स्लोप दिए हुए, तो देखना इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये भी सीख लेना आप भी। y माइनस में फिक्स पॉइंट y1, फिक्स पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप अपने आप में क्या है? माइनस ये वाला समान, x3 माइनस में x2 अपॉन में y3 माइनस में y2 इनटू में x माइनस में x1। ये इक्वेशन निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया लाइन की, कि कभी भी अगर एक फिक्स पॉइंट और एक स्लोप दे दे तो ऐसे लिखते हैं, y में से y कोऑर्डिनेट। ये मैं आपको सिखाऊंगा अगले क्लास में, बहुत अच्छे सिखाऊंगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितने लोग पता है जो फंडा लगा के मैंने a की इक्वेशन लिखी ना, सिमिलरली मैं bd की भी इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या मुझे bd का स्लोप पता है? क्योंकि मुझे ac का स्लोप पता है, ठीक है, तो मुझे bd का स्लोप पता है, मैं पलट के -1 कर दूंगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। और अगर स्लोप पता है और मुझे एक फिक्स पॉइंट b के नाम की भी पता है, तो मैं इसकी इक्वेशन भी लिख सकता हूं। और अगर मेरे को a और bd की इक्वेशन आ गई, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा और उसी को बोलूंगा तुम ही h हो। इतना सारा काम करेंगे सर h के लिए। हाँ, सरकम सेंटर में, सरकम सेंटरों में, ओरिजिन सेंटर में तो फॉर्मूला था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला आता है ना वो बहुत लेंथी होता है, तो फॉर्मूला का यूज नहीं करते, ऑलवेज यूज द प्रोसेस। क्या प्रोसेस बोला? ये प्रोसेस है, और इसका ये आगे का प्रोसेस है कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, भूलना नहीं। ऑर्थो सेंटर कर लोगे, करके दिखा देता हूं, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है, कर देता हूं, ट्राई करना, पॉज करके वीडियो। 1,1 4,4 3,6 डायरेक्ट करेंगे इसमें, जितना जल्दी हो सके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना। क्या ये अपने आप में h होगा? हाँ, अगर ये h होगा तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। आइए डायरेक्ट लिखेंगे। कितने लोग बताएंगे इसकी इक्वेशन मैंने y माइनस में 4, इक्वेशन लिखना एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा, इज इक्वल टू y माइनस में इसका फिक्स पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 है, इज इक्वल टू स्लोप बताना मेरे को। इसकी स्लोप मैंने इसकी स्लोप का ही निकाल लो सर। इसकी स्लोप क्या होगी बताना मेरे को डायरेक्ट। y कोऑर्डिनेट घटाया तो 6 - y 1 5 होता है, अपॉन में 3 - 1 का 2 होता है,
तो इसकी स्लोप 5/2 है, तो इसकी -2/5 आएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहां पे, -2/5। ठीक है, आगे इसकी स्लोप, और फिर x माइनस में x1 दैट इज आपको 4। यहां से मेरी एक इक्वेशन आएगी, इसकी इक्वेशन मैंने लिख दी। इसकी इक्वेशन यहीं पे बोलना, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन लिखूंगा तो y माइनस में y1 दैट इज 1। अब इसकी स्लोप बताना मेरे को, क्या इसकी स्लोप के लिए सर आपको इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी? हाँ, इसकी स्लोप बताना। 6 माइनस 4 2, दोनों का y कोऑर्डिनेट, और 3 माइनस में 4, 3 माइनस 4 सर कहीं -1 होता है, इसीलिए बोला जिसको इधर से घटाया ना, इधर से भी नीचे उसी को घटाना, तो बच्चा 4 माइनस 3 कर देगा, वो 1 लेके आ जाएगा, तो -1। इसका हो गया सर माइनस का 2, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2। ओके, और x माइनस में 1, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। कितने लोग पता है 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे? सॉल्व 1 एंड 2। आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आया h की वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता देना, इतना काम आप कर लेना, मैंने आपको सिखा दिया। थोड़ा सा गंदा हो गया क्या यहाँ पे? सीख तो गए आप, नहीं सीखे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, अच्छा आगे की बात सिखाता हूं। ठीक है, कई बार बोला कि अगर पॉइंट कल को ये सभी दे दिया और ऑर्थो सेंटर पूछा, तो आपको दिख रहा है ऑर्थो सेंटर निकालना कितना टफ है। हाँ, तो एक काम करो, जब देखो ना कि कोई दो कोऑर्डिनेट सेम है, कैसे दिखा सर आपको? देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसमें नहीं है कुछ भी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अगर दो का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है ना, तो अगर इसको ड्रॉ करोगे तो कहीं लिखोगे 2, सॉरी, देखना जो सिखा रहा हूं सीखना, √3 - 1/2 ऐसे लिखोगे। हाँ, अगर इस पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो जस्ट इसके नीचे ड्रॉ करोगे ना, क्योंकि इसका भी हॉरिजॉन्टल से वही दूरी है, तो इसको कहीं यहां पे ड्रॉ करोगे, लेट से 2, -1/2 ऐसे ड्रॉ करोगे, तो ये वाली लाइन ऐसी हो जाएगी। ओके, यहां पे फील कर लेना। अब अगला कहीं भी पड़े या कहीं भी नहीं पड़े, यहां पे देखना, कहीं भी नहीं पड़े, यहां पे देखना, इसका भी इंटरेस्टिंग देखना, इसका y कोऑर्डिनेट सेम है। तो कितने लोग पता है, अगर ये -1 को -1/2 है ना, मतलब इसकी ऊंचाई -1/2 है, तो ये भी तो -1/2 कहीं यहां पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट कहीं 2, -1/2 यहां पड़ रहा होगा, ये ऐसे। तो इन दोनों को मिलाओगे तो कहीं ये राइट ट्रायंगल दिख गया मेरे को। सर मेरे को राइट ट्रायंगल दिख गया। तो ऑर्थोसेंट्रिक टाइम में ऐसे भी सोचना होता है। हाँ, जब कोऑर्डिनेट्स में चालाकी किया हो। पिछली बार कोई चालाकी नहीं था, देखो पिछली बार कोई चालाकी नहीं था, 1 1 4 4 3 6 सब अलग थे, इस बार उसने चालाकी कर दिया। तो क्या हुआ सर? तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता है। क्या कॉन्सेप्ट पता है सर आपको? कॉन्सेप्ट ये पता है कि बोला मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल इज सर्कमसेंट्रो। मतलब अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट तो सर्कमसेंट्रो होता है, तो सर्कमसेंटर होगा ये। अच्छा, और एंड पॉइंट ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज ऑर्थोसेंटर, पॉइंट इन होना चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थोसेंटर। माने ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये अपने आप में कहीं ऑर्थोसेंटर होगा, ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो कितने लोग को मेरे को आज के दिन बता देंगे ये क्वेश्चन में कि क्या ये अपना क्या है? ऑर्थोसेंटर। ठीक है, H। तो ऑर्थोसेंटर की वैल्यू डायरेक्ट 2, -1/2। ओके, आया कहानी समझ में? और इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट वो निकाल लेना आप, ये क्या हो जाएगा? सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर। ओके, 1 2 और ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का जो फर्स्ट क्लास था वो समझ में आया होगा स्ट्रेट लाइन का। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे डिफिकल्ट वन होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डायग्राम क्लिक नहीं करता, जिनको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाने नहीं आता, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आपको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंफ्यूजन लगी। इसलिए एक एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो? अगर आपके पास मटेरियल है तो ठीक है, नहीं तो हमारा वाला एक्सेस ले लो, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, एक्सेस ले लो, बहुत बेनिफिट होगा, रियली सच में बहुत बेनिफिट होगा। सिर्फ 99 प्राइस। अगर इनरोलमेंट नहीं लिए हो तो जाके इनरोल हो जाओ, नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, या कमेंट सेक्शन में इनरोल हो जाओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों का। पढ़ाई करते रहना,
कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।